निकोला टेस्ला, ये नाम जब लोग सुनते हैं तो अक्सर कई तरह के क्वेश्चंस उनके मन में उठने लगते हैं। और उठे भी क्यों ना, आखिर ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो अपनी कैपेबिलिटी से पूरे वर्ल्ड को 100 साल पहले ही फ्यूचर में ले जा सकता था, उसे वायरलेस बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। दरअसल उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया कि वो हमें ज्यादा कुछ ना दे सका, और जो दिया भी उसके बारे में भी ज्यादा लोगों को पता नहीं चल पाया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आरजे गौहर परवेज और कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है माई इन्वेंशंस निकोला टेस्ला की बुक समरी। दोस्तों ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिसने अपने बचपन में ही सोच लिया था कि उसे क्या बनना है, लेकिन क्या ये इतना आसान था? हमारे एम्बिशंस के लिए हम बहुत हद तक अपने पेरेंट्स या फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेस्ला की, तो उन्हें इनमें से किसी ने भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं किया था, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जिसने इन्फ्लुएंस किया था वो थे उनके टीचर्स। पर उनकी स्टूडेंट लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में तो टेस्ला अपने टीचर्स के फेवरेट थे, यानी कि वो शुरू में तो टॉप स्टूडेंट्स में काउंट होते थे, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें लास्ट ईयर में आते आते ड्रॉप आउट करना पड़ गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत दिनों तक जॉबलेस रहते हुए इधर उधर भटकते भी रहे। फिर उनकी ये प्रॉब्लम तब दूर हुई जब कहीं पर किसी तरह उन्हें एक छोटी सी जॉब मिली, जिससे उनके काम की स्टार्टिंग हुई। और फिर यहीं से उन्होंने अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया, यानी कि फिर यहां से शुरू हुआ उनका एक इन्वेंटर बनने का सफर, जिसके बाद वो तरह तरह के इन्वेंशंस करते गए, लोगों को अट्रैक्ट करते गए, उन्हें अपनी वैल्यू बताते गए, और यही सब करते करते उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने नाम की एक कंपनी खोल दी। पर क्यों? आखिर टेस्ला में इन्वेंशंस का इतना डिस्परेशन क्यों था? ऐसा क्या हुआ था कि वो हमेशा से ही इन्वेंशंस की तरफ अट्रैक्ट होते थे? क्या उनकी फैमिली से भी कोई था जो इन्वेंशन करता था, या टेस्ला खुद से इन इन्वेंशंस की दुनिया में कूदना चाहते थे? दोस्तों अगर बात करें उनके पेरेंट्स की, तो वो इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो शुरू से ही इसके अगेंस्ट थे। पर ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? आखिर बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको उनके पेरेंट्स कुछ भी बनने देते हैं। पर टेस्ला अपने पेरेंट्स को किसी तरह मना लेने वाले बच्चों में से थे, फिर चाहे उनके इसके बदले अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ती। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये एक जोक है लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल हुआ ये था कि टेस्ला चाहते थे इंजीनियरिंग करना, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान उन्होंने मौत को लगभग गले लगा ही लिया था। दोस्तों जितने भी टेस्ला को करीब से फॉलो किया, वो ये समझ चुका था कि उनकी लाइफ में हमेशा से ही प्रॉब्लम्स थी। वैसे तो इसके कई रीजंस थे, पर एक रीजन ये था कि वो अक्सर दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनते थे। और सिर्फ यही रीजन था कि बहुत सारे लोगों ने उनके काइंड नेचर की वजह से उनका कई बार मिसयूज भी किया था। इसमें कई लोग और कुछ कंपनीज भी शामिल थी, जिनमें से एक बड़ा नाम उसी टाइम के एक इन्वेंटर का है, जिसने अमेरिका की इंडस्ट्रियल लाइफ को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? जी हाँ, बात हो रही है थॉमस एडिसन की। जब टेस्ला एडिसन से मिले थे तो वो उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर एडिसन एक सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन दोनों ही थे, और उनकी भी स्टोरी कहीं ना कहीं टेस्ला से मिलती जुलती थी, क्योंकि एडिसन का भी इन्वेंशंस के बैकग्राउंड से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। और यहाँ पर एडिसन भी सिर्फ अपने जुनून की वजह से इस स्टेज तक पहुंच पाए थे। तो ऐसे इंसान के लिए टेस्ला के मन में रिस्पेक्ट के अलावा और क्या चीज हो सकती थी? शायद हो सकती थी, क्योंकि ये रिलेशन कुछ ही टाइम में दोनों के बीच में ऐसा हो गया कि वो एक दूसरे से इन्वेंशंस के जरिए आपस में लड़ने लगे थे। और ये इतनी बड़ी लड़ाई थी कि उनकी लड़ाई को द वॉर ऑफ करंट्स का नाम दिया गया था। वैसे तो लास्ट में जीत टेस्ला की ही हुई थी, पर सवाल ये उठता है कि क्या रीजन था कि दोनों के बीच इस तरह की लड़ाई हुई? दोस्तों अपने आखिरी दिनों में टेस्ला सभी से दूर हो चुके थे। उनके पास कोई नहीं था, ना परिवार, ना दोस्त, कोई भी नहीं। तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन्हें अपनी लाइफ में लोगों का उतना प्यार नहीं मिला था जितना वो चाहते थे। और बात सिर्फ प्यार या रिकॉग्निशन की नहीं थी, बात यह भी थी कि इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टेस्ला ने अपने आखिरी टाइम में अपनी लेट मदर के नाम लेटर लिखते हुए ये लिखा था कि काश वो अपनी माँ के पास रहते, उनकी सेवा कर पाते, ना कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे इन्वेंशंस करते जिनसे उन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं था। इसलिए ये बात तो साफ थी कि जरूर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वो बहुत दुखी और अकेले हो गए थे। आखिर हम बात भी उस चीज की कर रहे हैं जिससे वो हमेशा से प्यार करते आ रहे थे, यानी कि उनके इन्वेंशंस की। तो दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे सब कुछ जानते हुए जब आप टेस्ला की लाइफ को समझ जाएंगे, तो आप भी मानने लगेंगे कि टेस्ला की लाइफ किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी, जिसमें उनकी लापरवाही भी एक सबसे बड़ा कारण थी। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर निकोला टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी माई इन्वेंशंस। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे, फैमिली। दोस्तों निकोला टेस्ला की शुरुआती लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी। वैसे नॉर्मल बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सिर्फ चैलेंजेस ही देखे थे।
टेस्ला का जन्म 1856 में यानी 1856 में ऑस्ट्रियन एम्पायर में हुआ था, जिसे अब क्रोशिया बोला जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि टेस्ला अपनी फैमिली में चौथे लड़के थे। इससे पहले उनकी 2 सिस्टर्स थीं और उनका एक बड़ा भाई भी था। हालांकि अपनी सिस्टर्स के बारे में टेस्ला ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, पर हाँ, अपने भाई डैन के बारे में जब वो बताते हैं तो समझ में आता है कि उनके भाई का उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था। रीजन ये नहीं कि डैन बहुत इन्फ्लुएंशियल था, बल्कि रीजन तो ये था कि डैन की डेथ एक्चुअली में बहुत जल्दी हो गई थी। इतनी जल्दी कि टेस्ला उस टाइम सिर्फ 5 साल के थे, यानी कि जिस एज में लोगों को पाने या खोने के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, उस एज में अपने भाई को खोकर टेस्ला उस बात को कभी भूल नहीं पाए थे। उन्हें तो वो बात ऐसे याद थी कि मानो वो कल की ही बात हो। दोस्तों, टेस्ला के फादर मिलुटिन टेस्ला एक रेस्पेक्टेड प्रीस्ट थे और टेस्ला की मदर ड्यूका टेस्ला एक हाउसवाइफ थी। उनकी फैमिली बहुत ही टिपिकल थी, जैसे हम में से ज्यादातर के घरों में होता है, पर शायद टेस्ला की लाइफ में स्ट्रगल्स हमसे ज्यादा लिखे थे। दरअसल हुआ यह था कि जिस तरह उन्होंने अपने भाई को खो दिया था, उसी तरह वो अपने पापा को भी जल्दी ही खोने वाले थे। एक्चुअली में उनके पापा को उनके एक करीबी फ्रेंड ने एक घोड़ा गिफ्ट में दिया था। वो घोड़ा बहुत प्यारा था और पूरी फैमिली उसका बहुत ध्यान रखती थी। फिर एक दिन किसी काम से उनके पापा को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा। रात बहुत ज्यादा थी और ठंड का टाइम था। अब उस समय इतनी गाड़ियां तो होती नहीं थी, इसलिए मिलुटिन उसी घोड़े को लेकर निकल गए। वो घोड़े पर बैठकर जिस रास्ते से जा रहे थे, वहां अचानक से उन्हें कई भेड़िए मिल गए। अब इससे डर कर वो घोड़ा तो भाग गया, पर मिलुटिन वहीं पर बर्फ पर गिर गए और फिर धीरे धीरे उन पर बर्फ पड़ती रही। बाद में जब उन्हें ढूंढा गया तो वो बर्फ के नीचे दबे हुए मिले। उन्हें कुछ चोटें आई थीं, पर इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें कुछ भी याद ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह नहीं थी कि उनके पापा के साथ उस घोड़े की वजह से कुछ होते होते रह गया था, बल्कि बड़ी बात तो यह थी कि इसी घोड़े की वजह से डैन की डेथ हो गई थी। जिस तरह मिलुटिन को घोड़े की वजह से कुछ चोटें आई थीं, डैन को भी कभी आई थीं। बस वो अपने पापा की तरह सरवाइव नहीं कर पाया था, जिसके चलते अब उनका केवल एक ही बेटा था। और शायद यही रीजन था कि टेस्ला को सभी ने बहुत लाड और प्यार से बड़ा किया था, और इसकी वजह से टेस्ला बहुत शरारती भी हो गए थे। दोस्तों, आपने ये सुना या पढ़ा जरूर होगा कि बचपन में आइंस्टाइन के टीचर्स और फ्रेंड्स उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। रीजन ये था कि उनकी ग्रोथ बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली बहुत स्लो हो रही थी, और टेस्ला के साथ इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ था, क्योंकि दूसरों के मुकाबले में टेस्ला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। दरअसल एक बार टेस्ला अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो कोई अमीर आदमी उनके पास आया और अपने काइंड नेचर को दिखाते हुए सभी बच्चों को कुछ कॉइन्स देने लगा। तो लास्ट में टेस्ला ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, पर उस आदमी ने टेस्ला को कॉइन्स देने से पहले उनकी आंखों में देखा और ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बाकियों से ज्यादा समझदार हो। पर चाइल्डहुड में टेस्ला समझदार होने से ज्यादा शरारती थे, और उनकी शरारतों के चक्कर में टेस्ला बहुत बार पिटते हुए भी और मरते हुए भी बचे हैं। बाकी एक शरारती बच्चा अक्सर एक्स्ट्रावर्ट होता है, फिर भी टेस्ला ऐसे नहीं थे। टेस्ला कहते हैं कि उनमें हमेशा से ही कॉन्फिडेंस की कमी थी। दोस्तों, टेस्ला अपने फादर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, पर उनमें अपने फादर की लीडरशिप वाले ट्रेट्स नहीं आ पाए थे। उनके फादर एक इन्फ्लुएंशियल प्रीस्ट थे जिनकी खुद की लीनेज बहुत स्पेशल थी। बात करें अगर मिलुटिन के फादर की, तो वो नेपोलियन की आर्मी में सर्विस कर चुके थे, और शायद यही रीजन था कि वो टेस्ला को इंजीनियर बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहते थे। आखिर एक इंजीनियर बनने में क्या रिस्पेक्ट मिलती थी, स्पेशली उस टाइम में। यहाँ अगर ये सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट होने की वजह से मिलुटिन को साइंस या नॉलेज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो आप बिल्कुल गलत है। वो खुद बहुत नॉलेजेबल थे, और उनकी नॉलेज सिर्फ मिलिट्री से ही जुड़ी नहीं थी। वो मैथ्स में अच्छी ग्रिप रखते थे। वो एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर की तरह थिंकिंग रखते थे। ये एक ऐसी क्वालिटी थी जो सभी में देखने को नहीं मिलती है, स्पेशली तब जब आप एक प्रीस्ट हो और गॉड में पूरा फेथ रखते हो। एक ऐसा आदमी एक फिलोसॉफिकल थॉट्स ही रखता है, जहां पर वो इंट्यूशन और डीप मीनिंग्स की बातें करता है। टेस्ला के पापा भी बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल थे। एक इंसिडेंट को याद करते हुए वो बताते हैं कि एक बार कोई आदमी एक एक्स से यानी कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का काम कर रहा था। उस समय उनके पापा वहीं मौजूद थे और वो उस आदमी को काम करते हुए देख रहे थे। तभी अचानक से वो बोल पड़े, वहां मत मारो जहां तुम्हारी नजर है, बल्कि वहां मारो जहां पर तुम मारना चाहते हो। इसके अलावा उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी और वो एक अच्छे पोएट भी थे। तो इन सभी बातों को देखकर समझ में आ जाता है कि टेस्ला अपने फादर से कितने इम्प्रेस थे। पर कुछ बातें ऐसी भी थीं जो टेस्ला को बड़ी वियर्ड लगती थी। फॉर एग्जाम्पल, उनके पापा की एक आदत थी कि वो खुद से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, या फिर कई बार बहुत ही अजीब सी बातें करने लग जाते थे। ऐसा भी हुआ था कि कई बार तो वो बातें करते करते ही अचानक से झगड़ने भी लगते थे। दोस्तों, जिस तरह टेस्ला के फादर कुछ हद तक साइंटिफिक चीजों और इन्वेंशंस में इंटरेस्ट रखते थे, उसी तरह टेस्ला की मम्मी ड्यूका भी इनमें इंटरेस्ट रखती थी। टेस्ला को उनकी मम्मी ड्यूका बहुत इंस्पायर करती थी, क्योंकि वो एक टिपिकल ओल्ड टाइम लेडी की तरह नहीं थी।
जिस तरह अक्सर एक औरत सिर्फ घर के ही कामों में बिजी रहती थी और ज्यादा बातों में ध्यान नहीं देती थी, ड्यूका इन सब से कुछ अलग थी। वो स्मार्ट होने के अलावा बहुत करेजियस भी थी। खैर, ऐसा होना उनके लिए जरूरी था, नहीं तो नहीं आज वो हो पाती और नहीं टेस्ला। दरअसल जब वो छोटी थीं तो उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को एक महामारी में खो दिया था। इनफैक्ट वो अपने फादर के साथ मिलकर लोगों की डेडली डिजीजेस को ट्रीट और केयर करती थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस महामारी में ऑलमोस्ट पूरी कंट्री ही खत्म हो गई थी। और शायद यही रीजन था कि इस स्ट्रगल की वजह से वो काम की वैल्यू को अच्छी तरह से समझती थी। हो सकता है कि टेस्ला ने अपनी मम्मी से ही इतना ज्यादा हार्डवर्क करना सीखा होगा, क्योंकि टेस्ला की ही तरह वो भी लगातार काम करती थी। जैसे कई बार रात को वो कई घंटों तक काम ही करती रहती थी और बहुत सारे काम जो कि अक्सर एक आदमी ही करते हैं उन्हें भी वो अपने आप से किया करती थी। उसमें टूल्स को यूज करना और रिपेयर करना भी इंक्लूडेड था। काम करते करते उनकी इतनी आदत पड़ गई थी कि जहां पर अक्सर एक बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों का विजन कम हो जाता है, उस एज में वो अपने आप को हर वक्त बिजी रखती थी। और शायद यही सब क्वालिटीज टेस्ला में भी आ गई थी, जहां पर वो कंटिन्यूअसली कुछ खाए बगैर सोए बगैर ओल्ड एज में भी काम किया करते थे। पर वहां तक पहुंचना टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अपनी शरारतों की वजह से वो कई बार फंसे और बीमार भी पड़े थे, जिसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। अर्ली लाइफ। दोस्तों, निकोला टेस्ला के नेचर को एक ओशन से कंपेयर करके बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। जिस तरह ओशन में लहरें कॉन्स्टेंटली फ्लो होती रहती हैं, जहां पर कभी तो लहरें बनती हैं तो कभी टूटती हैं, और कैसे ऊपर से अशांत दिख रही ये लहरें अंदर से एकदम काम रहती हैं। तो इन्हीं से कंपेयर करते हुए अगर हम बात करें टेस्ला की पर्सनैलिटी की, तो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल इसके अपोजिट थी। मतलब ये कि अंदर से उनका ब्रेन तो कंटिन्यूअसली सोचता रहता था, उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली थॉट्स फ्लो करते रहते थे, पर बाहर से वो बिल्कुल एक शांत लड़के थे। और ये चीज उनके कॉन्फिडेंस में कमी के तौर पर भी देखने को मिलती थी। हालांकि इससे कभी उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और अगर उन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम होती थी तो वो थी फ्लैश लाइट। दोस्तों, वो फ्लैश लाइट से बहुत परेशान होते थे, इतना कि जब भी वो इसे देखते थे तो कोई भी काम नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होने लगती थी, और फिर उन्हें एंजाइटी होने लगती थी। हालांकि एंजाइटी के और भी रीजन थे, जो कि वियर्ड और कभी कभार इतना स्पॉन्टेनियस होते थे कि टेस्ला कुछ कर ही नहीं पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया हो या उन्होंने किसी को डेथ बेड पर देख लिया हो, तो बाद में उन्हें उसी पर्सन की इमेज दिखने लगती थी। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और साइकोलॉजी में इसे हेलुसिनेशंस बोला जाता है, जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को ऐसा रिफ्लेक्ट करता है जैसे वो कोई पर्सन हो। पर टेस्ला का केस डिफरेंट था। नॉर्मली आप हेलुसिनेशंस को टच नहीं कर सकते हैं, और जब आप इसे ज्यादा देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो आप अपने विजन और इमेजिनेशन से बाहर आ जाते हैं। वैसे तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, पर ऐसा है। अब मजेदार बात यह थी कि टेस्ला जब उस अपीयर्ड ऑब्जेक्ट के पास जाते थे, इमेज का उस टाइम वेनिश होना तो दूर, टेस्ला जब उस इमेज के थ्रू अपने हाथों को एक्सटेंड कर देते थे, वो रिफ्लेक्शंस तो उन्हें तब भी दिखता रहता था। इसके लिए उन्होंने कई लोगों से बात भी की थी, जो कि थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की नॉलेज रखते या इसमें एक्सपर्ट थे, पर कहीं से भी कोई रीजन या ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिला था। यानी कि उन्हें जो भी करना था अपने आप से ही करना था। तो उन्होंने इससे बचने के लिए अपने आप से एक मेथड सोचा, और धीरे धीरे उनका ये मेथड एक हैबिट में डेवलप हो गया। दरअसल ये हैबिट थी कुछ ऐसी बातें सोचना जिनसे उनका ध्यान भटकता रहे और उनके पास टेंशन लेने का टाइम ही ना बचे। और दोस्तों, टेस्ला की इसी हैबिट ने उनके एक इन्वेंटर बनने के ड्रीम को रियलिटी में बदल दिया। नहीं समझे आप? बात यह है कि टेस्ला अपनी लाइफ में ज्यादा कहीं नहीं घूमे थे, जिसके कारण वो ज्यादा चीजें सोचकर अपना ध्यान नहीं भटका पाते थे, जिससे धीरे धीरे वो खुद से ही नई नई इमेजिनेशन करते गए। और बाद में ऐसा होने लगा कि उन्हें धीरे धीरे इसमें मजा भी आने लगा। वो इसके इतने हैबिचुअल हो चुके थे कि अब अक्सर वो खुद को इस कंफर्ट जोन में पुश करते रहते थे। मोस्टली तब जब वो एकदम खाली रहते थे, यानी कि रात में। अक्सर सोचते सोचते वो सपनों में ही बहुत दूर निकल जाया करते, मानो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में, जहां वो लोगों के बीच में रहते भी थे और उनसे इंटरेक्ट भी करते थे। उनसे दोस्ती करना, हंसना, खेलना, सब ये बिल्कुल ऐसा था जैसा कि वो रियल वर्ल्ड में दूसरों के साथ करते थे। दोस्तों, उनका ये इमेजिनरी वर्ल्ड तब तक चलता रहा जब तक वो टीन एज में बहुत आगे तक नहीं बढ़ गए थे, यानी कि एक ऐसी एज जिसमें अब वो धीरे धीरे इन्वेंशंस के बारे में सोचने लगे थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेस्ला जो अब तक करते आए थे वो एक ट्रेनिंग थी उनके इन्वेंटर बनने की। एक्चुअली अब टेस्ला सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में सिर्फ कोई जर्नी के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि अब वो कुछ ऐसा भी इमेजिन करने लगे थे जैसे एक फॉर्मूले से लेकर एक पूरा एक्सपेरिमेंट होने तक। ये अपने आप में बहुत स्पेशल टैलेंट था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सब कुछ इमेजिन कर लेने की वजह से अब उन्हें ना ही नीड रही कभी भी किसी भी मॉडल को बिल्ड करने की और ना ही इसमें कोई टाइम खराब करने की। उनका ब्रेन इतना एफिशिएंट हो चुका था कि वो तो बस सारे प्रोसेस को माइंड में ही रन कर लेते थे। ये उनका एक मेन वर्किंग मेथड बन चुका था जो पूरी लाइफ टाइम तक उन्होंने अपने फेवर में यूज किया।
ये मेथड नेचुरली जो हमें बाकी फिजिसिस्ट के साथ देखने को मिलता है उससे काफी हटके था। इसका रीजन ये था कि कोई भी फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट या फिर एक रिसर्चर अपनी स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स को सिर्फ सोच तक ही नहीं रखता था। इनफैक्ट शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने एक आइडिया के आने के बाद में सिर्फ माइंड का ही यूज किया हो, क्योंकि किसी भी आइडिया को पूरा करने के लिए उसे रियल में परफॉर्म करना तो जरूरी है। बाकी ऐसा नहीं था कि टेस्ला इमेजिनेशन करते वक्त हर बार सक्सेसफुली होते थे, वो कई बार इसमें फेल भी हो जाया करते थे और ऐसा होने पर फिर दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते थे। दोस्तों, जब वो फेल होते थे तो उसे तरह तरह से सोचते हुए, फॉर्मुलेट करते हुए तब तक थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे जब तक उन्हें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ना मिल जाए। और शुरू में तो वो स्कूल्स में फार्मूलाज और कैलकुलेशंस ही करते थे, लेकिन बाद में वो पूरा मैकेनिज्म भी इमेजिन करने लगे थे। क्या आप समझ सकते हैं कि उनकी इमेजिनेशन पावर कितनी वंडरफुल थी? जो थी तो इमेजिनेशन ही, पर इतनी ज्यादा डिटेल्ड थी कि उसमें सारे प्रोसेसेस एक मटेरियल वर्ल्ड की ही तरह होते थे। यानी कि बाद में जब टेस्ला इन्हें रियल में परफॉर्म करते थे तो उनके रिजल्ट्स उनके इमेजिनेशन वाले ही आते थे। यही रीजन था कि टेस्ला को इंजीनियरिंग और प्रैक्टिस करने में पैसे और एनर्जी की बर्बादी ज्यादा नहीं करनी पड़ती थी। टेस्ला का थॉट एक्सपेरिमेंट अपने आप में तो यूनिक था, पर टेस्ला को बाद में एक चीज मालूम पड़ी थी। वो ये थी कि जो भी वो इमेजिन करते थे वो एक्चुअल में उनके ब्रेन की एबिलिटी नहीं थी। चलिए इसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं और खुद से ही रिलेट करके समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम जो भी ड्रीम्स देखते हैं उनमें जो भी कैरेक्टर्स आते हैं उन सब का फेस अपने आप में हमारा माइंड नहीं बनाता, बल्कि वो उन्हीं फेसेस को हमें शो करता है जो हमने कभी रियल में देखे होंगे। टेस्ला के साथ भी बिल्कुल यही होता था। उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड एक ड्रीम वर्ल्ड नहीं थी, बस कह सकते हैं कि फंक्शनिंग कुछ न कुछ वैसी ही थी। मतलब ये कि वो सभी सीन्स को खुद से नहीं सोच पा रहे थे, वो सिर्फ उन्हीं सीन्स को विजुलाइज कर पाते थे जो उन्हें किसी यादगार सिचुएशन में दिखाई दी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हमने उनके फ्लैशेस और एंजाइटी का डिस्कशन किया था कि किस तरह से वो अगर एक फुनरल में गए हों तो वो उनके ब्रेन पर ऐसा इन्फ्लुएंस डालता था कि वो इन्हीं मोमेंट्स को याद करने लग जाते थे। बिल्कुल उसी तरह वो अभी भी जो इमेजिन कर रहे थे वो ऐसा सिर्फ तभी कर पा रहे थे जब उन्होंने वो चीज पहले कहीं पर कभी देखी हो। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्हें बाद में पता चली वो ये कि वो खुद को अपनी इमेजिनेशन में जितने फ्री समझते थे वो उतने फ्री थे नहीं। अब ये तो सच है कि वो अपने ड्रीम्स में कुछ भी इमेजिन कर पाते थे, पर जिस तरह से वो इमेजिन करते थे उसके पीछे एक लिमिट थी, या बोला जाए कि एक रूल था जो उन्होंने बनाया नहीं था बल्कि उनके माइंड ने अपने आप ही सेटअप कर दिया था। वो रूल ये था कि वो जब तक एक पर्टिकुलर फेज को अपने ब्रेन में कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेते थे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई एनिमेटेड मूवी तो देखी होगी, तो उसमें स्टार्टिंग कैसी होती है? आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर कोई भी मूवी जब शुरू होती है तो उसमें कभी कभी कुछ सीन्स पहले आते हैं और पहले बैकग्राउंड बनता है। ये फॉर्म होने के बाद फिर उसके ऊपर कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं और ऐसे ही फिर फेस टू फेस मूव करते हुए पूरी एक सीनरी क्रिएट हो जाती है। तो बस टेस्ला की इमेजिनेशन एक तरह की एनिमेटेड मूवी ही थी। उनका पहला फेज एक लेआउट क्रिएट करता था, फिर दूसरा फेज कैरेक्टर्स डेवलप करता था और तीसरे फेज में उन्हें नींद आ जाती थी। जी हाँ, वैसे ही सुनने में जितना आपको मजेदार लग रहा है ना, टेस्ला के लिए इतना मजेदार था नहीं। रीजन ये था कि टेस्ला अपनी इमेजिनेशन से इतना ज्यादा घिर चुके थे, इतना कंट्रोल होने लगे थे कि बाद में सोने में भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि अगर वो दूसरे फेज तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो थर्ड यानी कि नींद तक कैसे पहुंचेंगे। पर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसी इमेजिनेशन पावर के बदले में जहां पर आप अपना ही वर्ल्ड बना सकते हैं, उसमें मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं, तो इन सब के बदले में ऐसी चीज होना बस एक छोटा सा सेक्रीफाइस ही तो था। और टेस्ला के केस में बिल्कुल यही था। बस प्रॉब्लम ये थी कि इससे उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बल्कि टेस्ला ने अपने चाइल्डहुड में तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए थे कि आप भी सुनेंगे ना तो पूछेंगे कि टेस्ला जानबूझकर इसमें फंसते थे या गलती से। आखिर कैसे और क्यों वो हर बार खुद को प्रॉब्लम्स में धकेलते ही जाते थे। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए हमें टेस्ला के नेचर को और ज्यादा गहराई से समझना होगा, और जिसके लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड। तो बने रहिए कुकू एफएम के साथ। कैरेक्टर्स ऑफ टेस्ला। दोस्तों, क्या आप चाय या कॉफी पीते और पसंद करते हैं? अब आप कह रहे होंगे कि भला ये भी कोई पूछने की बात है, अगर कॉफी नहीं तो चाय को तो हर कोई पसंद करता ही होगा। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के तो दिन की स्टार्टिंग ही चाय की चुस्की के साथ होती है। तो आप कैसा फील करेंगे जब आपको ये बताया जाए कि टेस्ला ने अपनी टीन लाइफ में ही चाय और कॉफी को जितना पिया नहीं होगा उससे ज्यादा उन्होंने इसकी वजह से होने वाली डेथ देखी थी। जी हाँ, और यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 लोगों की डेथ की बात नहीं, बल्कि वियना के 60% से ज्यादा लोगों की डेथ की बात हो रही है। आपको लग रहा होगा कि यह कैसी बात है, भला चाय या कॉफी से कौन मरता होगा? दोस्तों, मरते हैं और मर सकते भी हैं। स्पेशली जो रीजन टेस्ला ने बताया था उसके अकॉर्डिंग तो जरूर। दरअसल उनका रीजन ये था कि उस टाइम में लोग एक्सेस में ये बेवरेजेस पीते थे, और पीने का वही रीजन जो आपके पास है, एनर्जी और रिफ्रेशमेंट।
तो उस टाइम भी लोग फ्रेश फील करने के लिए या इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसे रेगुलरली पीते थे, जिससे उनके नर्वस सिस्टम पर ये काम करते हुए उन्हें मशीन की तरह काम पर बनाए रखता था। पर आज की तरह पहले लोगों को इनके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में इतना नहीं पता था, इसलिए वो बिना लिमिट को इसको पीते थे, जिससे उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत नुकसान होने लगा था। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो टेस्ला देते हैं। अब होता ये था कि ये चीजें नर्वस टिश्यूज को डैमेज पहुंचा रही थी, और डैमेज चाहे कितना ही थोड़ा बहुत होता हो, पर एक्यूमुलेट होते होते एकदम डेडली बन चुका था और उनके नॉर्मल फंक्शनिंग में भी इंटरफेयर करने लगा था। अब वैसे तो टेस्ला खुद इनसे एक दुश्मन की तरह डिस्टेंस बनाए रखते थे, पर साथ ही में इन्हें वो नेचर के लिए इंपॉर्टेंट भी मानते थे, क्योंकि इससे उन्हीं लोगों की डेथ होती थी जो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, और जो काबिल थे सिर्फ वही जिंदा रहते थे। सुनने में ये कुछ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह लगता हो, पर टेस्ला का तो यही मानना था। और टेस्ला को इसी चीज ने एक और बात मानने पर मजबूर किया था, वो ये कि हमारी बॉडी को स्टिमुलेंट्स चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप के हों। आखिर कैफीन जो कि चाय और कॉफी में मिलता है, एक तरह का स्टिमुलेंट ही तो है। दोस्तों, टेस्ला को ये सब बातें इसीलिए याद आती हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को इन सब स्टिमुलेंट से बचा कर रखा, क्योंकि उनका ये मानना था कि इन सब स्टिमुलेंट्स की वजह से लोग फील करना कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला को छोटी छोटी बातों में ही बहुत हैप्पीनेस मिलती थी। अगर वो कोई छोटी सी बात भी अकॉम्प्लिश कर लेते थे तो उसी में वो बहुत खुश हो जाते थे। हालांकि खुश रहने को हेल्थ के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट टेस्ला के केस में तो बिल्कुल भी नहीं। टेस्ला शुरू से ही बहुत दुबले पतले थे, इतने कि एक बार वो तेज तूफान में एक हवा के साथ अपनी जगह से कुछ दूर तक उड़ भी गए थे। हालांकि ये एक छोटी सी उड़ान थी, और जब जमीन पर उन्होंने लैंड किया तो बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में किया था जैसे एक बिल्ली करती है। दोस्तों, टेस्ला की एक और क्वालिटी थी कि वो इनोसेंट बहुत थे, और इसी वजह से कई लोग उनका फायदा भी उठा चुके थे, और टेस्ला कभी कभी अपना मजाक भी बनवा लिया करते थे। एक बार की बात है, वो एडिसन और जॉनसन के साथ थे। जॉनसन एडिसन की कंपनी के प्रेसिडेंट थे। किसी रीजन से टेस्ला के वेट को लेकर उधर बात होने लगी, तो हुआ यूं कि एडिसन ने टेस्ला का वेट गेस करते हुए बताया, जो कि बहुत ही एक्यूरेट था। फिर टेस्ला जब सरप्राइज होते हुए ये बात जॉनसन से पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि एडिसन बहुत पहले लेबर का काम करते थे, इसलिए उन्हें किसी भी चीज का बहुत अच्छा आइडिया हो गया था। जिसके बाद उस समय तो टेस्ला ने अपनी इनोसेंस में आकर इसे ग्रांटेड में ले लिया और दोबारा कभी नहीं पूछा। फिर बाद में उन्हें सच मालूम पड़ा कि ये सिर्फ एक जोक था, पर टेस्ला ने इसका जरा भी बुरा नहीं माना था। आखिर कैसे मानते? उन्होंने तो अपनी लाइफ में इससे भी ज्यादा डेडली जोक्स और एडवेंचर्स किए हैं, जिसके चलते वो कई बार मरते मरते बचे। तो चलिए उनके सभी एडवेंचर्स के बारे में जानते हैं अगले एपिसोड द मिनी एडवेंचर्स में। टेस्ला के मिनी एडवेंचर्स। टेस्ला की स्टार्टिंग लाइफ भी आम बच्चों की ही तरह थी, थोड़ी शरारती और थोड़ी क्यूरियोसिटी, लेकिन ये उनकी क्यूरियोसिटी ही थी जिसके चलते वो बड़े होकर इतने रिनाउंड इन्वेंटर बन पाए। हालांकि उन्हें इन्वेंटर बनने के बाद जीते जी उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी, या जितनी वो खुद के लिए चाहते थे। पर जिस तरह से उनका बचपन बीता था, उसके चलते तो वो इन्वेंटर भी नहीं बन पाते। एक्चुअली टेस्ला कई बार मौत के मुंह में जाने से बचे हैं, और ऐसा या तो उनकी खुद की गलती के कारण होने वाला था, और या फिर उसके लिए उनका बैड लक ही रिस्पॉन्सिबल था। जैसे एक बार की बात है दोस्तों, वो अपने दोस्तों के साथ किसी वाटर बॉडी में नहाने के लिए गए थे। उनका काम था सिर्फ नहाना और वापस आ जाना, पर इसी बीच उनके शरारती दिमाग में एक आइडिया आ गया कि क्यों ना सभी को डराया जाए, और इसके लिए उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लानिंग बना ली। प्लानिंग कुछ ऐसी थी, उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का पीस है जो पास में ही फ्लोट कर रहा था। वो इतना बड़ा था कि वो उसके नीचे से आराम से क्रॉस करते हुए पानी के अंदर से बाहर कूदते हुए अचानक से अपने दोस्तों के सामने आकर उन्हें डरा सकते थे। प्लान बहुत अच्छा था, और इससे कहीं ज्यादा वो अच्छे स्विमर भी थे कि सिंपल से प्रैक्टिकल जोक को वो अचीव कर पाए। लेकिन शायद टेस्ला अपने आप को जितना अच्छा स्विमर मानते थे, वो उतने भी अच्छे स्विमर थे नहीं, क्योंकि जब वो उस लकड़ी के नीचे से जाने लगे थे तो वो अपनी डिस्टेंस को अच्छे से कैलकुलेट ही नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से जब वो पानी से बाहर उठने की कोशिश करने लगे तो उनके सर पर जोर से कुछ टकराया, जिसके बाद सर पर कोई चोट तो नहीं लगी थी, पर यह हर बार हो रहा था। यानी बार बार डिस्टेंस कवर करने के बाद भी जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे तो हर बार वो वैसे ही ट्रैप्ड में रहे थे। अब वो पैनिक करने लगे थे, और साथ ही उन्हें सांस लेने में भी डिफिकल्टी होनी शुरू हो गई थी। इसके लिए वो और तेज कोशिश करने लगे। वो इतने डर गए कि उन्हें वैसे ही फ्लैशेस दिखने लगे जैसे वो अक्सर देखा करते थे। फिर किसी तरह हाथ पैर मारते मारते वो इससे बाहर निकले, और इस तरह उस टाइम वो किसी को डरा तो नहीं पाए थे, लेकिन हाँ, खुद जरूर डर गए थे। इसके बाद एक बार और वो ऐसी ही प्रॉब्लम में फंस गए थे, लेकिन इस बार उनका इंटेंशन किसी को डराने का बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल इस बार कुछ ऐसा हुआ था कि टेस्ला को नेचर बहुत पसंद था, और अगर ऐसे में कहीं खुला और ताजा पानी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। इसलिए वो अक्सर बाहर निकल जाया करते, या उन्हें तैरने में इतना अच्छा लगता था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे। तो ऐसे ही कुछ सालों बाद वो तैरने के लिए कहीं गए हुए थे, इस बार एक डैम के पास। वो बस नहाना चाहते थे, यानी बिना किसी के साथ कोई मजाक किए या किसी को डराए।
और इसीलिए उन्होंने इसकी कोई केयर भी नहीं की कि आसपास कोई है या नहीं, जो कि उन्हें शायद करना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां वो नहाने गए थे वहां का फ्लो इतना तेज हो गया था कि वो नहाने की बजाय डूबने और बहने से बचने की जद्दोजहद में ही उलझ कर रह गए थे। और उस दिन वो डूब ही जाते अगर उन्होंने अपने माइंड को यूज नहीं किया होता तो। वो तो कहिए कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक सिंपल सा साइंटिफिक मेथड यूज कर लिया था। ये आइडिया उन्हें लेट आया था पर सही टाइम पर आया था। दरअसल वो खुद को बचाने के लिए दीवार पर अपने हाथों के बल प्रेशर लगाने लगे थे ताकि किसी तरह दीवार से चिपके रहें। फिर उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने तुरंत काम किया। उन्होंने हाइड्रोलिक प्रिंसिपल को याद करते हुए अपनी बॉडी को पानी के परपेंडिकुलर कर दिया, जिससे पानी से टकराने वाला सरफेस एरिया उन्होंने बहुत कम कर दिया था। फिर किसी तरह वो ऊपर चढ़े और एक बार फिर किसी तरह सरवाइव करने में कामयाब रहे। दोस्तों, शायद अब आप ये सोच रहे हों कि क्या रीजन था कि टेस्ला ऐसी चीजों में बार बार फंस जाते थे। या तो वो केयरलेस होंगे या फिर उनका लक ही खराब था, और क्या पता या तो फिर उनकी हरकतें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती थी। तो भाई करेक्ट आंसर है इन सभी चीजों का एक साथ होना। उसमें भी वैसे तो मेनली टेस्ला की हैबिट्स ही रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि टेस्ला भी मस्ती करने में कम नहीं थे। टेस्ला को उनके जानने वाले एक इन्वेंटर के तौर पर जानते ही थे, पर उससे पहले ऐसे बहुत से लोग थे जो टेस्ला को कौवा पकड़ने के तौर पर भी जानते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बात अपने आप में चाहे कितनी ही अटपटी और मजेदार लगे, पर यह सच है कि टेस्ला ने कौवों को पकड़ने में एक्सपर्टीज गेन कर ली थी, और इसके लिए उन्होंने एक मेथड भी डेवलप किया था जिसके बारे में वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं। चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये बात तब की है जब टेस्ला 4 साल का एक कोर्स करने कहीं गए थे। वहां पर फ्री टाइम में एक्टिविटी करने के नाम पर वो झाड़ियों या पेड़ के पीछे छिप जाते थे। नहीं, अब किसी को डराने के लिए नहीं, एक्चुअली में इन झाड़ियों में छिपकर वो बर्ड्स की वॉइस को मिमिक करते थे। वो इतनी अच्छी वॉइस निकालते थे कि ये सुनकर कौवा उनके पास आ जाता था। फिर टेस्ला किसी सामान को दूसरी डायरेक्शन में फेंक कर उसका ध्यान भटकाते हुए तुरंत झाड़ियों में से एक प्रीडेटर की तरह एकदम से उसे दबोच लेते थे। ये मेथड इतना एफिशिएंट था कि हर बार उसमें कामयाब होते थे, और कभी कभी तो इसमें वो अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर लेते थे। पर लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ये प्रैक्टिस भी जल्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब एक बार वो अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही एक कौवे को पकड़कर वापस जा रहे थे तो कौवों ने उन पर झुंड बनाकर अटैक कर दिया था। वो और उनका फ्रेंड कौवों के इस अटैक से बहुत डर गए थे। एक तरफ वो उनसे बचने के लिए गुफा में घुसे और दूसरी तरफ उन्होंने दोबारा उन्हें पकड़ने का थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया था। दोस्तों, इस तरह से टेस्ला सिर्फ जानवरों से ही नहीं पिटे हैं, वो तो अपने दादा और मम्मी की भी बहुत डांट और मार झेले हुए हैं। एक बार अपने दादाजी का काम खराब करने के बाद, यानी कि डांट खाने के बाद, वो अपनी मम्मी के पास चले गए। अब वहां पर उनका कोई फ्रेंड था नहीं और ना ही उनके पास कुछ करने के लिए था। तो टेस्ला इमेजिनेशन में एक एडवेंचर सोचने लगे। उसमें वो खुद को एक हीरो मानने लगे जो तरह तरह के एपिक्स करता था। इसमें वो इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने अपने लिए सोर्स भी बना ली थी। हालांकि सोर्स इमेजिनेशन में नहीं थी, और बनाने में तो वो अच्छे थे ही, तो सोर्स भी बहुत बढ़िया बनाई थी जो सही में कुछ न कुछ तो काट सकती ही थी। अब इन सोर्स में से वो अपने एनिमीज को मारने लगे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उनके एनिमीज कौन थे? नहीं, वो कोई जानवर नहीं था, ना ही कोई और आदमी। उनका एनिमी था फील्ड में ग्रो कर रहे कॉर्न प्लांट्स, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उन्होंने अपनी एनिमीज यानी कि इन कॉर्न फील्ड्स को इतना काटा कि एक सीजन की पूरी फील्ड ही खराब हो गई, जिसके बाद उनकी मम्मी से उन्हें बहुत मार भी पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थे टेस्ला के कुछ अजीब कारनामे। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि जब टेस्ला का सारा टाइम ऐसी मस्तियों में ही चला जा रहा था तो वो इन्वेंशंस में कब और कैसे आए? ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में कि उन्होंने सोचा कि वो एक इन्वेंटर बनना चाहते हैं? और क्या उनके पेरेंट्स इसके लिए इजीली मान गए? क्योंकि सभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक बार तो बच्चों के साथ डिसएग्री करते ही हैं, और यहाँ पर भी उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे। तो टेस्ला ने उन्हें कैसे मनाया, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। बस आप सुनते रहिए कुकू FM, टेस्ला एंड इन्वेंटर। दोस्तों, टेस्ला ने पहली बार कब और कैसे इन्वेंशंस करने शुरू किए थे, ये जानने से पहले चलिए बच्चों से जुड़े एक फनी नेचर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप छोटे थे या आप अपने आसपास जब भी छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जो बच्चा बैट और बॉल लेकर आता है वही सबसे ज्यादा ऑर्डर देता है और सब कुछ डिसाइड करता है। और अगर उसकी कोई भी बात नहीं मानी जाए तो वो ड्रामा करने लग जाता है कि या तो उसके अकॉर्डिंग सब चले या तो वो अपना इक्विपमेंट लेकर जा रहा है, और ना खेल पाने के डर से सभी को उसकी ब्लैकमेलिंग सुननी भी पड़ती है। अब ये समझने के बाद हम अपने चाइल्डहुड से वापस टेस्ला के चाइल्डहुड पर आते हैं। टेस्ला जब छोटे थे तो एक बार उनके किसी फ्रेंड को एक फिशिंग हुक मिल गया था। ये उस समय इतना कॉमन नहीं था कि इसके बारे में हर कोई जानता हो, जिस वजह से इसे देखकर सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे। जिस लड़के को ये हुक मिला था वो सभी के साथ मिलकर उस हुक के साथ खेलने लगा, पर टेस्ला उन सबसे अलग रह गए थे, क्योंकि टेस्ला की उस लड़के से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और इसलिए उस लड़के ने टेस्ला को अपने साथ इन्वॉल्व ही नहीं किया था। तब टेस्ला को यह बात काफी बुरी लगी थी। उन्हें यह बुरा नहीं लगा कि उस लड़के ने उन्हें बुलाया नहीं। उन्हें एक्चुअली सभी से अकेले होने से प्रॉब्लम नहीं थी,
उन्हें तो प्रॉब्लम उस हुक को ना देख पाने से थी। वो भी चाहते थे कि आखिर उसे यूज करें और समझें कि ये आखिर क्या होता है और काम कैसे करता है। तो टेस्ला ने अपने से ही कुछ हुक जैसा ही बनाने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने एक आयरन वायर का पीस लिया, उसे पत्थर से पीट पीट कर शार्प और पॉइंटी बनाया और फिर एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड से बांध दिया। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा कि दूसरों बच्चों के पास वो हुक था, या फिर कहा जा सकता है कि उनके पास जो हुक था वो दूसरे हुक से भी बेटर था। फिर टेस्ला ने इसे मेंढकों को पकड़ना शुरू कर दिया था। वैसे इसे पकड़ना नहीं बोल सकते थे क्योंकि टेस्ला जिस तरीके से उन्हें पकड़ रहे थे उससे सभी फ्रॉग्स मर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ला उनकी आंखों में हुक फंसाकर उन्हें जोर से खींच दे रहे थे। ये सुनने में गलत लगता है, पर उनके दोस्त इस चीज से डरने की बजाय जेलस फील कर रहे थे। जेलस इसलिए क्योंकि वो अपने हुक से कुछ भी नहीं पकड़ पाए थे, और यही वो पहला मोमेंट था जब टेस्ला को अपनी बनाई हुई किसी चीज पर प्राउड होना शुरू हुआ था। ऐसा प्राउड कि लंबे टाइम तक वो इसे एंजॉय करते रहे, और अपनी एंजॉयमेंट के चलते उन फ्रॉग्स का एक मैसेकर शुरू हो गया था। स्पेशली तब जब अपने अच्छे नेचर की वजह से उन्होंने अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ये बनाकर दे दिया था। दोस्तों, इसी तरह उनकी लाइफ में दूसरा इंसिडेंट तब हुआ था जब उन्होंने मैकेनिक्स से जुड़ा कुछ काम किया था, वो भी अपने दादाजी के साथ मिलकर। दरअसल मैसेकर करने के बाद टेस्ला अपने दादाजी के साथ घड़ियों को असेंबल करने उनके साथ जाने लगे थे। वैसे तो असेंबल बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि वो घड़ी को असेंबल करने से ज्यादा अच्छा डिसमेंटल करना जानते थे। इतना अच्छा कि वो घड़ियों को सिर्फ डिसमेंटल ही कर पा रहे थे और असेंबल उनसे हो नहीं रहा था। यही कारण था कि अपने दादाजी की तेज डांट खाकर उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा था, और फिर उन्होंने ये ऐसा छोड़ा कि सालों तक उन्होंने घड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। बाकी ऐसा नहीं था कि टेस्ला को उनकी आदतों के लिए हमेशा डांटी पड़ती थी, या फिर वो कभी कुछ सही नहीं कर पाते थे। एक बार उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे वो लोगों की नजरों में चढ़ गए थे, इतना कि लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया था। दोस्तों, एक बार किसी अमीर आदमी ने लोगों को एक फायर डिपार्टमेंट के इनॉग्रेशन में बुलाया था। ये एक तरह से कोई बड़ा इवेंट था जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, जो वहां पर कई चीजें देखने के लिए गैदर हुए थे। जैसे वहां पर फायरमैन की परेड ऑर्गेनाइज की गई थी और एक नया इंजन लाया गया था। फिर बाद में यही इंजन था जिसे चला के सबको दिखाया जाना था। अब जब इंजन को चलाने की बारी आई तो किसी अननोन प्रॉब्लम की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। कई एक्सपर्ट्स और खुद को एक्सपर्ट मानने वाले लोग अपने मेथड्स और सॉल्यूशंस देने लग गए थे, पर इंजन था कि ना चलने की जिद ही पकड़े हुए था। इन सब के दौरान टेस्ला भी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें टेस्ला के बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि अभी भी टेस्ला का इंजीनियरिंग या कोई भी मैकेनिक से कोई लेना देना नहीं हुआ था। वो अभी भी इन्वेंटर नहीं बने थे और ना ही लोग उन्हें जानते थे। इन शॉर्ट, उन्हें उस इंजन के मैकेनिज्म की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी, पर अपने सिक्स सेंस को फॉलो और लॉजिक्स को यूज करते हुए उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर लोगों की नजरों में ये सॉल्यूशन बहुत स्पेशल था। उन्हें लगा कि न जाने कैसे कोई आम आदमी से सॉल्व कर सकता है, और सच में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर वो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस भी इतना कॉमन नहीं होता, इसलिए साइंटिफिक रीजन जाने बगैर लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात हो गई थी कि सभी उन्हें हवा में उछालने लगे थे। तो दोस्तों, अब तक आप सारी बातें सुनकर जान चुके होंगे कि टेस्ला में शुरू ही से बहुत कैपेबिलिटी थी, और जैसा कि हम सुन सकते हैं कि ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनसे टेस्ला को धीरे धीरे अपने पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा था, और धीरे धीरे ही सही, पर टेस्ला को वो रिकॉग्निशन और लोगों को उनके पोटेंशियल के बारे में भी पता लग रहा था। इसके एक हफ्ते के बाद दोस्तों, टेस्ला जब कॉलेज गए, वहां पर कई टीचर्स थे जो उनके टैलेंट को समझ गए थे। वैसे तो इसे टैलेंट नहीं बल्कि हार्डवर्क बोलना चाहिए, पर टेस्ला में ये दोनों ही एबिलिटीज पूरी तरह से भरी हुई थी। जो टीचर्स टेस्ला को सबसे ज्यादा मानते थे उनमें से एक थे डॉक्टर एली, जिनके लेक्चर्स टेस्ला बहुत मन लगाकर सुनते थे। टेस्ला कई बार उनसे अपने इनोवेटिव आइडियाज भी शेयर करते थे। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला एक फ्लाइंग मशीन बनाने की बात कर रहे थे, तो इसका भी आइडिया उन्होंने शेयर किया था। आइडिया शेयर करने के अलावा वो अपने टीचर से आर्ग्यू भी कर लेते थे। एक प्रोफेसर थे पॉशेल, जो पेरिस से आई हुई एक मशीन का मैकेनिज्म क्लास को डिस्क्राइब कर रहे थे। टेस्ला को लगा कि इसकी मोटर को बिना कुछ पार्ट्स के भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये बात उन्होंने प्रोफेसर को बताई, और प्रोफेसर ने इस पर उन्हें बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि वो क्यों गलत थे। फिर उस समय तो ज्यादा बहस से बचने के लिए उन्होंने एक बार हाँ बोल दिया, पर बाद में जब उन्होंने फिर से सोचा तो टेस्ला को अपना प्रिंसिपल सही लगा। तो दोस्तों, ये थे टेस्ला के शुरुआती कुछ एफर्ट्स, पर अभी भी हमें ये नहीं पता चला कि उनका इंटरेस्ट इन्वेंशन के लिए कैसे डेवलप हुआ, और इन्वेंशन के पहले एटलीस्ट मैथ्स और रिसर्च में भी तो उनका इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तो ये सब कब और कैसे हुआ, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। बस आप सुनते रहिए कुकू एफएम। टेस्ला के स्ट्रगल्स। दोस्तों, जब टेस्ला 6 साल के थे तो एक स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया था जिसका नाम था रियल जिम्नेजियम। ये एक सेकेंडरी स्कूल था, और यही वो जगह थी जहां पर टेस्ला का इंटरेस्ट लैंग्वेज और फिजिक्स की तरफ बढ़ा था। और ये दोनों ऐसी फील्ड्स थी कि कॉलेज में जाकर इन्हीं दोनों फील्ड्स पर टेस्ला की स्पेशल पकड़ बनी थी।
ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि वहां के टीचर्स और उन टीचर्स के द्वारा दिखाए जाने वाले साइंटिफिक मॉडल्स और दिए जाने वाले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस टेस्ला को ओपन थिंकिंग के लिए पुश कर पाए थे, और तभी वो इस पर जोर दे पाए थे कि कैसे टेक्निकली सोचा जाए। स्कूल्स में दिखाए जाने वाले सभी एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ला बड़े ही ध्यान से देखते थे और उसमें होने वाली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को मन लगाकर समझते थे। टेस्ला की अटेंटिवनेस को उनके टीचर्स भी बहुत पसंद करते थे। जब भी बीच बीच में कोई टीचर उनसे कोई कैलकुलेशन का आंसर पूछता तो टेस्ला तुरंत ही उन्हें आंसर भी कर देते थे। ये इसलिए हो पाता था, जैसा कि हमें पता है, क्योंकि टेस्ला के माइंड की कैपेबिलिटी ऑलरेडी इतनी डेवलप हो चुकी थी कि वो उन कैलकुलेशंस को बिना कहीं लिखे और याद रखे दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। इस वजह से वो बहुत जल्दी अपने टीचर्स के फेवरेट बन चुके थे। पर हैरानी की बात यह थी कि इन बातों के बावजूद टेस्ला अपनी क्लास में जीनियस बच्चों में काउंट नहीं होते थे। इसका एक रीजन ये था कि जब भी टेस्ला को बोर्ड पर आकर कुछ बनाने या सॉल्व करने को बोला जाता था तो वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते थे। वैसे तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, पर यहाँ पर यह रीजन बिल्कुल भी नहीं था। रियल रीजन तो ये था कि उन्हें जितना मजा माइंड पावर को यूज करके प्रॉब्लम्स को मन ही मन सॉल्व करने में आता था, वो उन्हें लिख कर नहीं आता था। बस यही अजीब से रीजन की वजह से वो बोर्ड पर एक शार्प माइंड होने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाते थे, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए उनके घर वाले भी उनकी इस हैबिट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, स्पेशली उनके पापा। जब टेस्ला और बड़े हुए तो उनका इंटरेस्ट एयर और वैक्यूम ने बहुत खींचा था, खासतौर पर तो किस तरह के विंड को यूज करते हुए एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। इसमें उनके अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो जाता तो एक ऐसी एनर्जी सोर्स ह्यूमैनिटी के हाथ में आ जाती तो कभी खत्म नहीं होती। जब इन्वेंशंस में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगा था तो उन्होंने खुद से एक छोटी सी इन्वेंशन करने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने एक सिलेंडर लिया जिसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस पर ऐसे फिट कर दिया कि वो रोटेट कर सकता था। उसे रोटेट करने के लिए उन्होंने एयर प्रेशर और वैक्यूम को यूज किया था। दोस्तों, जब उनका ये मॉडल काम करने लगा तो वो खुशी से पागल हो गए। आखिर उनकी ये वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेंशंस जो थी। पर बहुत समय बाद उनका दिल टूट गया जब उन्हें पता चला कि रोटेशन सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उस मॉडल में कहीं से गैस लीक कर रही थी। इसके बाद टेस्ला किसी तरह अपने स्कूल से तो पास हो गए थे, किसी तरह से इसलिए क्योंकि आखिर में वो बहुत बीमार पड़ गए थे, इतना कि उन्होंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसलिए लास्ट में आते जो टीचर्स उन्हें पसंद करते थे, जो टीचर्स उनसे पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे, वही टीचर्स बाद में उनसे उम्मीद छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि उनके फेवरेट फिजिसिस्ट भी। जैसे पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि कैसे टेस्ला कई बार मौत के मुंह से बचे हैं। ऐसा ही हादसा एक और बार हुआ था, और शायद ये अच्छा था कि ऐसा हुआ, नहीं तो टेस्ला को उनकी मनचाही चीज करने को नहीं मिलती। बात की जा रही है टेस्ला के इंजीनियरिंग करने की। दोस्तों, जिस तरह अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने हिसाब से कोई जॉब या काम करते हुए देखना चाहते हैं ताकि उनके जाने के बाद उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, उसी तरह का प्रेशर टेस्ला को भी फेस करना पड़ा था। हालांकि उनकी परेशानी आज के बच्चों से बिल्कुल अपोजिट थी। वो इसलिए क्योंकि आजकल तो इंजीनियरिंग करना बहुत प्राउड माना जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि इंजीनियर बनकर उनका बच्चा अच्छा कमाएगा, पर उस टाइम शायद लोग कुछ और ही सोचते थे। यानी कि टेस्ला के पेरेंट्स उन्हें इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। उनके पापा एक प्रीस्ट थे तो वो चाहते थे कि टेस्ला को भी वो लोग प्रीस्ट ही बनाएं, पर टेस्ला बिल्कुल मन बना चुके थे और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ने अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच लिया था। लेकिन फिर टेस्ला ने उनको मनाने के लिए क्या किया था? दोस्तों, पहले के टाइम में लोग हाइजीन पर उतना ध्यान नहीं देते थे। यही रीजन था कि कॉलरा और प्लेग जैसे एपिडेमिक का कई बार कुछ डेकेड्स के इंटरवल पर होना बहुत कॉमन था। आपको याद होगा कि इसकी चर्चा हमने पहले भी ड्यूका को लेकर की थी। इसकी चपेट में टेस्ला भी आने से नहीं बच पाए थे और इसके बाद वो कई मंथ्स तक कंटिन्यूअसली बीमार रहे थे। उनके पापा इन सबसे बहुत डर गए थे। वैसे भी वो सभी डेन को ऑलरेडी खो चुके थे, तो अपने दूसरे बेटे को खोने का करेज डेफिनेटली उन लोगों में नहीं था। फिर वो एक बार जब टेस्ला के पास बैठे थे और टेस्ला की तरफ चिंता से देख रहे थे तो टेस्ला ने सोचा कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मार देना चाहिए। यानी कि इस मौके को देखते हुए उन्होंने उनसे अपनी इंजीनियरिंग की बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर वो ठीक हो गए तो वो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे। टेस्ला के पापा बहुत डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं टेस्ला को उन्होंने मना किया तो कहीं एंजाइटी के चलते उनकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा डाउन ना हो जाए। इसलिए उन्होंने बिना दोबारा सोचे हाँ बोल दिया। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि वो उन्हें सबसे अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग का एडमिशन दिलवाएंगे। अब या तो ये कोई मिरेकल था या फिर उनके पेरेंट्स की केयर या फिर उनके पापा का प्रॉमिस, क्योंकि इसके बाद टेस्ला कुछ ही टाइम में ठीक भी हो गए थे और उनके पापा ने अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए उन पर दोबारा कभी इंजीनियरिंग का ड्रीम छोड़ने का प्रेशर भी नहीं बनाया था। पर टेस्ला भी इतने रिकवर नहीं हुए थे कि तुरंत ही कॉलेज में भेज दिया जाए, और लगातार बीमार होते रहने के कारण टेस्ला खुद और उनके पापा समझ गए थे कि उनकी बॉडी बहुत वीक है। इसलिए दोनों ने कुछ डिसाइड किया, जिसके बाद टेस्ला कुछ टाइम के लिए नेचर से जुड़े रहने के लिए माउंटेन्स के बीच में चले गए और इसका बेनिफिट भी जल्दी देखने को मिल गया था। टेस्ला का माइंड और बॉडी दोनों ही काफी हेल्दी और मैच्योर हो गए थे। अब उनका माइंड ओपनली सोच पा रहा था और बॉडी उस सोच के लिए कंटिन्यूअसली वर्क कर पा रही थी।
बस अब कोई ड्रॉबैक था तो वो था उनका नॉलेज। उनमें इतनी नॉलेज नहीं थी जिसके चलते उन्हें अभी कुछ नई इन्वेंशंस के बारे में प्रॉब्लम हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला ने यह ऑब्जर्व किया था कि जो प्लेनेटरी या आउटर स्पेस बॉडीज होती हैं जैसे अर्थ या मून, उनकी अपनी एक मूवमेंट होती है। यहाँ हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट से टेस्ला के अकॉर्डिंग पावर जनरेट की जा सकती थी। पर बाद में उन्हें पता चला कि आर्किमिडीज ने इसके बारे में पहले ही सोच रखा था। दोस्तों, अपने प्रॉमिस को रखते हुए मिलुटिन ने टेस्ला को एक बहुत ही रेपुटेड कॉलेज में डलवा दिया था, पॉलीटेक्निक स्कूल, जो कि ऑस्ट्रिया में एक बहुत ओल्ड इंस्टीट्यूशन था। टेस्ला के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट से कुछ कम नहीं था। वो कहते हैं कि इस कॉलेज में आकर उनकी जो एक वीकनेस थी यानी कि नॉलेज, वो भी अब दूर हो गई थी। इनफैक्ट अब तो उन्होंने अपनी नॉलेज को वास्ट करते हुए कई लैंग्वेजेस भी सीख ली थी, जैसे लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मनी और इंग्लिश। दोस्तों, अब हम इतना तो समझ ही गए हैं कि टेस्ला को उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्यार करते थे और टेस्ला भी ये अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए प्रॉमिस कर लिया कि अब वो बहुत हार्डवर्क करेंगे। इसके लिए वो रोज सुबह के 3 बजे उठकर काम करने लगे थे, हर रोज बिना किसी छुट्टी के, जिसका रिजल्ट ये रहा कि वो अपने सभी क्लासमेट से बहुत आगे निकल चुके थे। सभी प्रोफेसर्स भी टेस्ला से बहुत इंप्रेस्ड हुए थे, इतना कि वो उन्हें सिर्फ मार्क्स ही नहीं देना चाहते थे, और सच में उन्होंने उन्हें सिर्फ मार्क्स दिए भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, हुआ ये कि एक दिन टेस्ला बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने पापा को ये बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, पर इससे टेस्ला का दिल पूरा टूट गया था जब उनके पापा ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्हें लगा कि उनके पेरेंट्स उनके अच्छे परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा और टेस्ला की परफॉर्मेंस अगले सेमेस्टर से बहुत वीक होनी शुरू हो गई। उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें जो स्कॉलरशिप मिली थी वो भी विड्रॉ कर ली गई और टेस्ला ने लास्ट ईयर में आते आते लेक्चर्स बंक करना भी शुरू कर दिए। और इन सबसे उनकी लाइफ में ऐसा 360 डिग्री टर्न आया कि बाद में उनके पापा को उनके पास जाना पड़ा था उन्हें समझाने के लिए, पर टेस्ला उनकी तरफ से तो बहुत देर हो चुकी थी, जिसका टेस्ला को बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ था। और कुछ ही मंथ्स में उनके फादर की डेथ हो गई थी और जब टेस्ला वहां पर पहुंचे तो बाद में उन्हें कुछ लेटर्स मिले। इन लेटर्स ने सब सच्चाई उनके सामने ओपन कर दी थी और टेस्ला का दिल तोड़ दिया था। एक्चुअली में उनके पापा इसलिए कभी उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें टेस्ला के टीचर से लेटर्स के जरिए मालूम पड़ रहा था कि टेस्ला बहुत ओवरवर्क कर रहे हैं, जिससे मिलुटिन परेशान हो गए थे कि टेस्ला कहीं अपने आप को फिर से बीमार ना कर लें। पर सच तो यह था कि टेस्ला बहुत मुश्किल से काम करते हुए थकते थे, जिसके बारे में हमें और जानने का मौका मिलेगा अगले एपिसोड में। तो बस आप सुनते रहिए कुकू FM, व्हेन टेस्ला मेट एडिसन। दोस्तों, टेस्ला कभी भी नए आइडियाज सोचने और उस पर काम करने से नहीं थकते थे। उनका माइंड था भी ऐसा जो कंटिन्यूअसली नए नए आइडियाज सोच पाता था और बॉडी भी इतनी प्रिपेयर्ड रहती थी जो बिना सोए खाए बिना कंसंट्रेशन लूज किए काम कर पाती थी। स्पेशली टेस्ला को मोटर, ऑल्टरनेटिंग करंट और उनके मैकेनिज्म के बारे में सोचने में बहुत अच्छा लगता था, इतना कि कुछ ही मंथ्स में वो उन सारे मोटर्स के बारे में सोच चुके थे जो बाद में उनके नाम से आज जाने जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो नए नए डिवाइसेस सिर्फ अपने माइंड में ही बनाते थे, वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से उनमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस भी लेकर आते रहते थे और वो उन पर तब तक वर्क करते थे जब तक उनको परफेक्ट बनाने में वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। दोस्तों, चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे टेस्ला को पहली बार काम मिला था। ये हम जान चुके हैं कि टेस्ला ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। तो कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने के बाद और अपने पापा की डेथ होने के बाद वो भटकते हुए बुडापेस्ट पहुंच गए थे। टेस्ला जब तक बुडापेस्ट पहुंचते थे तब तक टेलीफोन बहुत पॉपुलर हो गया था, इसलिए वहां पर उन्हें इसी से जुड़ी एक पोस्ट पर जॉब मिल गई थी। वहां पर काम करते हुए उन्होंने इतने इंप्रूवमेंट्स किए कि जल्दी ही उन्हें प्रमोट भी कर दिया गया था। इसके बाद टेस्ला को बहुत फ्रीडम मिल गई और मोस्ट ऑफ द वर्क अब उनके अंडर में ही होने लगा। काम करते हुए टेस्ला को बहुत बेनिफिट्स भी हुए थे क्योंकि जैसे जैसे वो काम कर रहे थे उन्हें और तरह की मशीन्स के बारे में पता चल रहा था और इससे उन्हें कई नए आइडियाज मिल पा रहे थे इन्वेंशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब वो टेलीफोन पर काम कर रहे थे तो उन्हें उसका एम्पलीफायर बनाने का आइडिया आया था, पर न जाने क्यों जब उन्होंने उसे कंप्लीट कर लिया था तो उन्होंने इसे कभी पेटेंट नहीं करवाया। अब ये उनकी जेनरसिटी थी या लापरवाही, ये नहीं पता। दोस्तों, टेस्ला के इन्हीं कामों से खुश होकर उन्हें बाद में पेरिस से काम करने का ऑफर आया था। खुद को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्हें पता था कि उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, इसलिए टेस्ला ने फौरन हाँ कर दी। फिर पेरिस में रहना टेस्ला के लिए बहुत ही डिफरेंट था। उनका रहना कुछ इस तरह हो गया था, वो वहां पर पहले तो काम करते थे और उसके बाद फिर देर रात तक घूमना, पैसे उड़ाना, आसमान छूती बिल्डिंग्स को देखना, ये सब उनका एक डेली रूटीन हो गया था। आपको सुनकर लग रहा होगा कि टेस्ला बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। दरअसल टेस्ला का रूटीन इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उनके पास कुछ सोचने तक का भी टाइम नहीं बचता था। जैसे डेली एक फिक्स टाइम पर उठना, चाहे गर्मी हो या ठंडी, फिर अपने वर्क प्लेस पर जाना और जैसे ही वहां पर काम खत्म करना तो तुरंत ही दूसरी जगह पर दौड़ना। टेस्ला अब इसी भागम भाग में रहने लगे थे। इसी बीच टेस्ला की बहुत नए लोगों के साथ मीटिंग भी होने लगी थी। जैसे उनकी एक मीटिंग एडिसन के असिस्टेंट के साथ हो गई थी,
जिसका नाम था चार्ल्स बैचलर, और साथ ही में सेम फील्ड के कई और लोगों के साथ भी। वो सभी लोग टेस्ला की पर्सनैलिटी और उनकी बिलियर्ड प्लेइंग स्किल से बहुत इंप्रेस्ड हुए थे। अक्सर टेस्ला उन्हें अपनी इन्वेंशंस के बारे में भी बताते और वाहवाही भी लूटते। ऐसी ही बातों बातों में किसी ने उन्हें एक बार बोला कि वो स्टॉक्स में इन्वॉल्व हो जाए। वैसे तो टेस्ला के पास जिस चीज की हमेशा से कमी रही है वो है टाइम और पैसा। टाइम तो वो नहीं बचा पाते थे, पर हाँ, पैसा वो जरूर बचाना चाहते थे ताकि अपने इन्वेंशंस पर वो बिना रुके काम कर पाए। पर स्टॉक्स, ये उन्होंने कभी नहीं सुना था, और खुद को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए उन्हें इसकी कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए थी। इसलिए टेस्ला ने इसे बस यूं ही कुछ अमेरिकन चीज सोचकर अनसुना कर दिया। इसके बाद टेस्ला की जर्नी कंटिन्यूअसली चलती रही और वो एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते गए। अब उनके काम की चर्चा दूसरी कंट्रीज में भी फैलने लगी थी, जिससे अब दूसरी कंट्रीज से जब उन्हें रिकमेंडेशंस मिलते थे तो वो कंट्री टू कंट्री भी अप डाउन करने लगे थे। वहां पर वो कोई भी मशीनरी प्रॉब्लम होती थी तो उसे सॉल्व करते थे। मोस्टली टेस्ला को जर्मनी और फ्रांस से बहुत से ऑर्डर आते थे, उसमें भी ज्यादातर जर्मनी से। हालांकि जर्मनी में काम करना टेस्ला के अच्छे एक्सपीरियंसेस में नहीं आता था। रीजन था जर्मनी की पॉलिसी। जर्मनी अपनी करेक्टनेस और एफिशिएंसीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इतना कि एक बार टेस्ला के कहने के बावजूद सिर्फ एक पोजीशन को डिसाइड करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बड़े ऑफिसर्स को बुलाया गया था। हालांकि इसमें भी बाद में टेस्ला की ही बताई गई पोजीशन सही थी। दोस्तों, टेस्ला जब पेरिस वापस आए तो उनकी मीटिंग एक बार फिर से बैचलर के साथ हुई। बैचलर ऑलरेडी टेस्ला के टैलेंट और हार्डवर्क को देख चुके थे, तो इस बार उन्होंने टेस्ला को एडिसन के पास जाने के लिए रिकमेंड किया। टेस्ला ने बिना ज्यादा सोचे मान लिया। रीजन ये था कि वो एडिसन का नाम बहुत सुन चुके थे। वैसे भी वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे और अमेरिका इंडस्ट्रियलिस्ट और इनोवेटर्स के लिए बेस्ट कंट्री थी। उस टाइम वैसे भी मशीन्स का रिवोल्यूशन आ ही रहा था और साथ ही में उन्हें पैसों की नीड भी थी ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स पर भी काम स्टार्ट कर पाएं। तो इन सभी रीजंस के चलते टेस्ला ने बैचलर की बात मान ली। टेस्ला जब अमेरिका आए तो दोस्तों चलिए पहले तो उनके माइंड की स्टेट को समझ लेते हैं कि टेस्ला को पेरिस से भी ज्यादा उम्मीदें अमेरिका को लेकर थी। रीजन ये था कि अमेरिका ऐसा एक प्लेस था जहां पर बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स और प्रॉमिसेस पूरे होते हैं, ऐसा उनका मानना था। एंड ऑब्वियसली टेस्ला के भी बहुत सारे ड्रीम्स थे, पर जब वो अमेरिका लैंड हुए तो उन्हें अपने सारे ड्रीम्स एक चिड़िया की तरह उड़ते हुए लगने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो किसी गलत जगह पर आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को देखकर उन्हें लगा कि ये तो यूरोप से भी बहुत पीछे है। और ऐसा बोलने के पीछे उनके शुरू के कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे, जहां पर वो अमेरिकन लोगों के साथ मिलते तो थे, पर उनके साथ मिलने का उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। जैसे जब उन्होंने किसी एक आदमी से कोई एड्रेस पूछा था तो वो आदमी उन्हें एकदम घूरने लगा। तो टेस्ला को लगा कि यहाँ पर लोगों को बिहेव करना भी नहीं आता, ऐसी जगह पर फिर वो कैसे अपना कोई ड्रीम पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए अमेरिका में ही शुरू में एक और इंसिडेंट उनके साथ हो गया। एक्चुअली में टेस्ला के पैसे और टिकट्स दोनों चोरी हो गए थे। तो एक बार तो उन्हें लगा कि क्यों नहीं वापस ही चला जाए, पर भाई वापस जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए थे ना। तो पीछे जाने से ज्यादा इजी उन्हें आगे बढ़ना ही लगा। इसलिए वो किसी तरह बिना पकड़े गए ट्रेन में ट्रेवल करके पहुंचे और एडिसन से मिले। पर वहां पर उनसे मिलकर और अमेरिका में कुछ टाइम तक रहकर उन्हें जल्दी ही रियलाइज हो गया था कि वो बिल्कुल गलत थे। इन रियलिटी अमेरिका यूरोप से कम 100 साल आगे था। दोस्तों, एडिसन से मिलने पर टेस्ला उनसे बहुत इंप्रेस हुए थे। उनका फर्स्ट टाइम इंप्रेशन एडिसन को लेकर कुछ ऐसा रहा कि टेस्ला जब उनसे मिले तो वो सोचते रह गए कि कैसे एडिसन, जिसे कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जिसे कभी कुछ मशीन्स और उनके पार्ट्स के बारे में पता ही नहीं था, आज इतना बड़ा इन्वेंटर बना हुआ था। एंड बिलीव मी, एडिसन का भी टेस्ला को लेकर कुछ ऐसा ही इंप्रेशन डेवलप हो गया था। हालांकि इसमें उन्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था। दोस्तों, उस टाइम ट्रेन्स में मोस्टली स्टीम इंजन्स लगते थे और उसमें जो फास्टेस्ट था वो था SS ओरेगॉन। वो अमेरिका में ही अमेरिका की शान और ज्यादा बढ़ाता था। तो उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिससे एडिसन एकदम इरिटेट हो चुके थे। उस पर उनकी टीम तो क्या, एडिसन भी बहुत टाइम लगाने के बावजूद उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और उसी टाइम पर टेस्ला एडिसन के पास नए आए थे। तो ये देखकर टेस्ला अपने सभी टूल्स लेकर रात में वहां पहुंच गए और सुबह के 5 बजे तक वो उस पर काम करने में लगे रहे। फिर जब सुबह सबके आने का टाइम हुआ और एडिसन और उस टाइम बैचलर भी उनके साथ में ही थे, वहां पर काम करने के लिए आ रहे थे, तो उस टाइम टेस्ला उन्हें उल्टे रास्ते जाते हुए मिल गए। टेस्ला ने उन्हें कहा, मैंने मशीन्स को रिपेयर कर दिया है, और सिर्फ इतना बोलकर वो आगे निकल गए। एडिसन अचानक से ऐसा कुछ सुनकर थोड़े हैरान हुए कि कोई नया आदमी आकर न जाने क्या क्या बोलकर चला गया, पर वो कुछ बोले नहीं, बस टेस्ला को देखते रहे। पर बाद में जब उन्होंने देखा कि टेस्ला ने क्या किया था, उन्होंने बैचलर से टेस्ला की तारीफ की और फिर टेस्ला को वो सब करने दिया जो वो करना चाहते थे और जिस ढंग से करना चाहते थे। यानी कि टेस्ला को अब काम करने की पूरी फ्रीडम मिल चुकी थी। पर दोस्तों, जितना टेस्ला और एडिसन के बीच के रिलेशन को लोग जानते हैं, उससे ज्यादा लोग उनकी राइवलरी को जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि ये रिलेशन बहुत टाइम तक नहीं चल पाया, बावजूद कि एडिसन के लिए टेस्ला सभी वर्कर्स में से सबसे बेटर थे। दरअसल इसका रीजन ये था कि एडिसन ने एक बार टेस्ला को ये बोला था कि अगर टेस्ला डायरेक्ट करंट से चलने वाले इक्विपमेंट्स को 30% से ज्यादा इंप्रूव कर देंगे तो वो उन्हें बोनस के तौर पर $50,000 देंगे।
यहाँ पर एक बात यह भी थी कि टेस्ला ने एडिसन को ऑल्टरनेटिंग करंट पर अपनी थ्योरीज बताई थी और एडिसन उस टाइम बहुत गुस्सा हो गए थे, जिससे उन्होंने टेस्ला को बोला था कि वो दोबारा एसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। खैर, एडिसन की बात सुनने के बाद टेस्ला ने तो अपना रोल 100% पूरा कर दिया था और इससे एडिसन इंप्रेस भी बहुत हुए थे। पर बात जब पेमेंट की आई तो एडिसन ये बोलकर पीछे हट गए कि ये एक अमेरिकन जोक था। एडिसन से धोखा मिलना टेस्ला के लिए किसी हार्ट ब्रेक से कम नहीं था और यही वो बात थी जिसके बाद उनके बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए जब टेस्ला को कहीं और से काम करने का ऑफर मिला तो वो तुरंत रेडी हो गए थे। अब अच्छी बात यह थी कि उन्हें जो ऑफर आया था उसमें एक कंपनी टेस्ला के ही नाम पर ओपन हो रही थी। हालांकि उसमें वो अपने मन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते थे और अभी भी जो सामने से ऑर्डर आ रहा था उसे ही पूरा कर रहे थे, क्योंकि खुद की कंपनी होने का ये मतलब तो नहीं था कि आप जो चाहें वो करें, पर्टिकुलरली तब जब आपके पास खुद के लिए कोई फंडिंग ही ना हो। फिर 1887 में यानी 1887 में फाइनली टेस्ला को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कुछ ऐसा कर पाएं जो वो हमेशा से करना चाहते थे, यानी कि उन्होंने अपनी डिजाइन की हुई बिना किसी चेंज के और बिना किसी आउटसाइड प्रेशर के एक ऐसी मोटर बनाई जैसी वो बहुत पहले से ही बनाना चाहते थे और कुछ ही टाइम में उनकी खुशी डबल भी हो गई थी। वेल, एटलीस्ट ऐसा हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि उन्हें वेस्टिंगहाउस नाम की कंपनी से टेस्ला मोटर के लिए कई ऑर्डर्स आए थे। इससे टेस्ला खुश तो बहुत हुए, पर बाद में उन्हें एक कंडीशन बता दी गई जिससे उनकी खुशी जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से गायब भी हो गई। दरअसल प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो मोटर टेस्ला ने बनाए थे वो सभी लो फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले थे और वेस्टिंगहाउस कंपनी ने इन पर काम ना ही कभी किया था और ना ही कभी करना चाहती थी और उन्होंने टेस्ला को स्ट्रिक्टली कह दिया था कि वो कुछ एडजस्टमेंट करें, जिसके बाद टेस्ला को फिर से उनके अकॉर्डिंग खुद के मेथड्स में चेंजेस लाने पड़े थे, यानी कि उन्हें अभी भी पूरी तरह फ्रीडम नहीं मिली थी। दोस्तों, दूसरी ये बात थी कि जो चेंजेस टेस्ला को कंपनी के अकॉर्डिंग अपनी मोटर में करने थे वो डेफिनेटली एक इजी टास्क नहीं था। फिर भी अपने नेवर गिविंग अप नेचर की वजह से वो किसी भी चीज को आसानी से नहीं छोड़ पाते थे, तो यहाँ भी वो छोड़ नहीं पाए और आखिर में उन्होंने इस ऑर्डर को भी पूरा कर ही दिया। पर यह करते करते बड़े टाइम बाद टेस्ला को फिर से अपने बारे में कुछ पता चला। वो ये कि उनमें अभी भी एक वीकनेस थी और वो थी उनकी नॉलेज। वैसे तो वो बहुत कुछ सीख चुके हैं, पर लो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट्स के बारे में उन्हें अभी भी कुछ नहीं पता था। इसलिए जैसे ही वो ये काम करके फ्री हुए तो वो न्यूयॉर्क वापस चले गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने फौरन ही हाई फ्रीक्वेंसी मशीन्स पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और जिस रीजन से वो अपनी नॉलेज में रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे उसे भी दूर करने की कोशिश करने लगे। टेस्ला के आइडियाज। दोस्तों, आप सभी ने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तो नहीं होगा या नहीं? अगर नहीं तो चलिए जान लीजिए। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा छोटा सा इफेक्ट जिसका आगे जाकर बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, जिसकी ना ही कभी किसी ने उम्मीद की होती है और ना ही कर सकते हैं। टेस्ला एक ऐसे इफेक्ट के बारे में डिटेल में तो नहीं बोलते हैं, पर इससे सिमिलर बातें जरूर बोलते हैं। टेस्ला को हमेशा से ही अपनी इन्वेंशंस पर पूरा फेथ था। वो मानते थे कि उनकी ये इन्वेंशंस ह्यूमैनिटी को आगे एक सर्टेन डायरेक्शन में इवॉल्व जरूर करवाएंगे। इसे लेकर वो इतने अफेक्शनेट थे कि ये चीज वो जोरों शोरों से अपने दोस्तों को भी बोलते रहते थे। ऐसे ही उन्होंने अपने एक फ्रेंड चार्ल्स स्कॉट को अपने टरबाइंस के बारे में बताया। उसके बारे में बताते हुए तो वो लगभग चिल्ला ही पड़े थे। वो बोले, तुम देखना, मेरे टरबाइंस सभी हीट इंजन्स को खत्म कर देंगे। इससे टेस्ला का मतलब था कि उनके टरबाइंस आगे जाकर हीट इंजन्स को रिप्लेस कर देंगे। अब टेस्ला ने ये बोल तो दिया था, पर शायद उन्हें वैसा रिएक्शन नहीं मिला जो वो सोच रहे थे, या फिर जो आप भी सोच रहे होंगे स्कॉट की तरफ से। एक्चुअली स्कॉट ने रिएक्ट करते हुए कुछ ज्यादा कहा ही नहीं। वो सिर्फ इतना बोले, इससे तो बहुत मशीन्स कबाड़ बन जाएंगी, और सिर्फ इतना बोलकर वो चले गए। पर टेस्ला ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो सिर्फ इन्वेंशंस करते रहना था। इसीलिए मरने से कुछ टाइम पहले तक वो ये मानते रहे कि उनके इन्वेंशंस कभी न कभी पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर देंगे। हालांकि डेथ से पहले वो इन सब पर इतना नहीं सोचते थे और मोस्टली रिग्रेट ही करते थे कि दुनिया ने उन्हें क्या दिया और उन्होंने उसे। बाकी सच मानिए, आज के टाइम में जो लोग टेस्ला के इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं वो टेस्ला के सभी इन्वेंशंस को तो नहीं, पर हाँ, बहुत सारे इन्वेंशंस को देखकर कहते होंगे कि टेस्ला इस वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर सकते थे। पर टेस्ला का ये बटरफ्लाई इफेक्ट आएगा कब? अब टेस्ला बाबा वांगा तो थे नहीं जिसकी 80% प्रेडिक्शन सही हो जाए। दोस्तों, टेस्ला कोई मिस्टिक नहीं बल्कि एक इन्वेंटर थे और सिर्फ अपने काम के ही बेसिस पर वो कुछ कह सकते थे। फिर 1890 में टेस्ला ने हाई फ्रीक्वेंसी पर कॉन्स्टेंटली काम करते हुए वो कारनामा कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने इस प्रिंसिपल के बेसिस पर ऐसी वैक्यूम ट्यूब्स बनाई जो करंट्स को प्रोड्यूस कर सकती थी। जब लोगों के बीच में इस एक्सपेरिमेंट को लाया गया तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे, इतना कि जगह जगह इसके बारे में बातें फैलने लगी और उसके बाद टेस्ला को कई जगहों से इन्वेंशंस आने लगे थे। एक बात और, ये बात सच है कि टेस्ला चाहते थे कि उनका क्रेडिट कोई और ना ले, पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि टेस्ला सिर्फ क्रेडिट लेना और पॉपुलैरिटी ही गेन करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो वो इन सभी इन्वेंशंस को इग्नोर नहीं करते। अब 2 साल तक तो टेस्ला जितना हो सकता था इसे इग्नोर कर रहे थे, पर बाद में वो भी हार कर एक इन्वेंशन को एक्सेप्ट कर ही लिए थे। इन्वेंशन आया था लंदन से।
फिर जब वो वहां पर गए तो उनका वेलकम किया था सर जेम्स डेवर ने, और एक ही दिन की ट्रिप थी तो टेस्ला ने वहां एक बड़े इंस्टीट्यूट में लेक्चर दिया और फिर तुरंत ही पेरिस के लिए तैयार होने लगे, आखिर अपना काम छोड़कर जो यहाँ आए थे। पर डेवर उनसे इतने इम्प्रेस थे कि टेस्ला को सिर्फ एक दिन में नहीं जाने देना चाहते थे। वैसे तो टेस्ला जिद्दी भी थे और किसी को अपने काम के बीच में इंटरफेयर करने नहीं देते थे, पर डेवर को जैसे टेस्ला की कब कौन सी नस दबानी है सब पता थी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने टेस्ला की वीकनेस को उनके अगेंस्ट यूज किया था। मतलब कि उन्होंने टेस्ला को एक चेयर पर पुश कर दिया और हाथ में तुरंत ही एक गिलास में विस्की भर के दे दी। और ऐसा करते हुए डेवर बोले, तुम जिस चेयर पर बैठे हो ना वो फैराडे की चेयर है और जो तुम पी रहे हो वो उनकी फेवरेट ड्रिंक है। इतना बोलना ही था कि टेस्ला एक दिन और रुक गए। फिर जब वो वहां से फ्री हुए तो पेरिस पहुंच गए अपना काम देखने के लिए, पर न जाने क्या हुआ कि वो वहां ज्यादा टाइम नहीं रुक सके। इसके बाद वो अपने घर चले गए। वहां पर उन्होंने सभी चीजों से एक बार के लिए ब्रेक ले लिया और ये बहुत टाइम बाद उन्होंने लिया था। फिर वो रिसेंटली हुई अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहे थे कि कैसे लॉर्ड रेलिग ने अपने टैलेंट की सबके सामने तारीफ की थी और ये भी कहा था कि अभी भी टेस्ला बहुत कुछ कर सकते थे। वो सोच रहे थे कि कैसे कोई आदमी उन पर इतना ट्रस्ट कर रहा था। इससे टेस्ला फिर से मोटिवेट होने लगे थे। और जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि टेस्ला खुले एनवायरनमेंट में रहकर बिल्कुल वैसे ही अपने माइंड और बॉडी की हेल्थ को रिगेन कर लेते हैं जैसे एक गेम प्लेयर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर हील होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, टेस्ला का माइंड अक्सर नेचर से ही नए आइडिया इंस्पायर करता था। जैसे खुले एनवायरनमेंट में रहने से उनका माइंड भी ओपन हो जाता था। इस बार भी बिल्कुल यही हुआ। दरअसल हुआ ये था कि जब वो यूं ही घूम रहे थे तो अचानक से वेदर चेंज होने लगा। फिर जल्दी ही तूफान आ गया, बादल गरजने लगे, लाइटनिंग होने लगी और उसके बाद चारों तरफ से पानी फ्लो करने लगा। उस टाइम टेस्ला ने सोचा कि हो ना हो ये लाइटनिंग ही इन सब चीजों को ट्रिगर करती होगी। और फिर टेस्ला ने कुछ ऐसा सोचा जिसे आज तक कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था और अभी भी बहुत से लोग इसे सिर्फ एक ड्रीम ही बोले, शायद आप भी। दरअसल टेस्ला ने यह सोचा था कि कैसे सन ओशन के वाटर को वेपराइज करता है और इसके बाद कैसे विंड उसे अलग अलग जगह पर कैरी करती है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लें तो फिर हम पूरी अर्थ के वाटर को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। और इसके लिए टेस्ला के अकॉर्डिंग एटलीस्ट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की नीड थी। अब ये कितना प्रैक्टिकल था ये तो पता नहीं, पर ये सोचते ही टेस्ला ने अपनी वेकेशंस को कैंसिल किया और अमेरिका की ओर निकल पड़े। दोस्तों, टेस्ला ने अब ऐसी चीज पर काम करना शुरू कर दिया था कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते और उन्हें सपोर्ट मिलता तो आज का पूरा वर्ल्ड शायद वायरलेस एनर्जी से चल रहा होता। अब काम करते हुए ऐसा नहीं था कि टेस्ला इस चीज में जरा भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। वो स्टेप बाय स्टेप मोमेंटम गेन कर तो रहे थे, पर ना जाने कहां से उनके मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए कहीं से स्पीड ब्रेकर आ गया। मतलब एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट ये था कि टेस्ला की पूरी लैब जल गई थी। ये बात कई बड़ी मैगजीन्स में भी पब्लिश हुई थी। इससे टेस्ला की सालों की वर्किंग और कई सालों तक आगे बढ़ गई थी। और जैसे ही टेस्ला इससे रिकवर हुए और फंडिंग आई तो उन्होंने हार ना मानते हुए इस काम पर दोबारा जुट गए। इसमें मजेदार बात यह है कि कुछ ही टाइम में टेस्ला पहले से भी ज्यादा प्रोग्रेस कर पाए थे और इसकी चर्चा एक फेमस मैगजीन द सेंचुरी 1900 वाले एडिशन में पब्लिश हुई थी। फिर टेस्ला ने कई मशीन्स की एक सीरीज बनाई जिसे कलेक्टिवली वो वर्ल्ड सिस्टम बोलने लगे। अब ये वर्ल्ड सिस्टम क्या था और इसमें और कौन कौन सी मशीनें थी? तो दोस्तों, ये वर्ल्ड सिस्टम टेस्ला के द्वारा सोचा गया एक इमेजिनरी सिस्टम था जहां पर सभी काम वायरलेसली होते थे। इसके अंदर कोई भी मैसेज या सिग्नल पूरे वर्ल्ड में वायरलेसली ट्रांसमिट किया जा सकता था। अगर एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो आज के जो स्मार्टफोन्स या सिंपली सेल फोन्स जो होते हैं जिनमें हम जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी SMS यूज करते हैं, ये कुछ वैसा ही था, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम तो टेलीफोन्स या टेलीग्राफी चलते थे। फिर भी ऐसा सोचना टेस्ला की डिसरिस्पेक्ट करना होगा कि उनका वर्ल्ड सिस्टम बस इतना ही था। जी नहीं, टेस्ला का वर्ल्ड सिस्टम इंटरनेट से भी मिलता जुलता था। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? तो ये ऐसे कि वर्ल्ड सिस्टम में आप कहीं भी कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते थे। वैसे तो इंटरनेट बहुत वास्ट है, वो सिर्फ ऑडियो तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर सोच कर देखिए कि आपको नहीं लगता कि टेस्ला की थिंकिंग एक तरह से 20th सेंचुरी में ही इंटरनेट जैसी 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट 1983 में इन्वेंट हुआ था और टेस्ला बात कर रहे हैं 1900 यानी 1900 की। शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि टेस्ला का वर्ल्ड सिस्टम ह्यूमैनिटी को कितना एडवांस करने वाला था। दोस्तों, टेस्ला के वर्ल्ड सिस्टम में टोटल 5 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट, टेस्ला ट्रांसफार्मर। इसकी हेल्प से टेस्ला बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट्स को जनरेट कर पाते थे और फिर अपनी मैग्नीफाइंग ट्रांसफार्मर की हेल्प से कंट्रोल। फिर है टेस्ला वायरलेस सिस्टम। यह सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकता था। पर आप में से कोई पूछ सकता है कि क्या एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपस में ओवरलैप नहीं कर जाती? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के सिग्नल्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं ताकि वो आपस में ना उलझे और हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन मिलता रहे, तो उसी तरह से उस टाइम भी तो ऐसी ही फ्रीक्वेंसी की डिस्टर्बेंसेस हो सकती थी। तो आपका पूछना बिल्कुल सही है और टेस्ला ने ऑलरेडी इसके लिए कुछ सोच लिया था। इसको उन्होंने नाम दिया था आर्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन।
जो कि सुनने में बहुत आर्टिस्टिक लगता है, लेकिन इसका काम यही था फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे से इंटरफेयर होने से रोकना। और अब जो लास्ट एप्लीकेशन थी उनके वर्ल्ड सिस्टम की, वो पूरे अर्थ को ऐसा पावरफुल जनरेटर यूज करने वाली थी जिसे उन्होंने बोला था द टेरेस्ट्रियल स्टेशनरी वेव्स। टेस्ला ने अभी तक इनका बस ब्लूप्रिंट ही बनाया था और इन सबको कंप्लीट करने में टेस्ला को कई मंथ्स लगने वाले थे। और अगर ये हो जाता तो आज की दुनिया शायद कुछ और ही होती। पर ना जाने कैसे जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो कुछ टाइम बाद ही उनका ये वाला काम भी डिस्ट्रॉय हो गया था। दोस्तों, ये बहुत हैरानी की बात थी कि कैसे टेस्ला का कोई भी काम होता था तो वो बार बार डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। हो सकता है कि ये अपने आप नहीं हो रहा था बल्कि कोई कर रहा था, पर ब्लेम भी करें तो किसे? टेस्ला इस चीज पर ज्यादा तो नहीं बोलते हैं, पर फिर भी वो बोलते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था, जैसे कि अक्सर लोग मानते और कहते थे। और टेस्ला से इस बारे में पूछते भी थे कि क्या ऐसा कोई उन्हें लगता है या नहीं, पर टेस्ला के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। आखिर वो गवर्नमेंट जो टेस्ला को इतने सारे ऑनर्स दे रही थी, रिस्पेक्ट दे रही थी, वो कैसे टेस्ला के वैल्यूएबल एक्सपेरिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, स्पेशली तब जब टेस्ला कई इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज करने वाले थे। पर फिर भी टेस्ला कहते हैं कि उन्हें इसका आइडिया शुरू से था कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता था। अब इससे उनका क्या मतलब था ये पता नहीं, पर शायद उन्हें हमेशा से पता था कि कुछ लोग उनकी इन्वेंशंस को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि टेस्ला पैसों को नहीं प्रोग्रेस को देखते थे और दूसरे लोग पैसों और प्रोग्रेस में पहले पैसे को ही देखते थे। और ऐसी कोई भी चीज जो उनके बिजनेस को फेल कर दे ये कोई भी नहीं होने देना चाहता था। फिर भी इस चीज पर अपनी तरफ से कुछ भी कहना गलत था, इसलिए टेस्ला कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपेयर्ड थे अपनी सभी इन्वेंशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस को खोने के लिए। और उनके आखिरी दिनों में ऐसा हो रहा भी था, हिज लास्ट डेज। दोस्तों, अपने चाइल्डहुड में टेस्ला ने साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट से कई बार कांटेक्ट किया था, जिसका जिक्र हमने बीते एपिसोड्स में भी किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ला को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जो कि कभी कभी ही होती थी, पर टेस्ला को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती थी, उन्हें काम नहीं करने देती थी। उनके चाइल्डहुड में तो ये सब थोड़ा ज्यादा रहता था। फिर जैसे जैसे टेस्ला की एज बढ़ने लगी थी, टेस्ला फिर से उसी स्टेट में वापस जा रहे थे। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि टेस्ला ने कभी भी अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया था, और जब वो यंग थे तो उन्हें उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। पर जैसे हमने चाय और कॉफी के टॉक्सिक इफेक्ट के एक्यूमुलेट कर जाने के एग्जाम्पल को देखा था, उसी तरह जब वो बड़े होते जा रहे थे और स्पेशली ओल्ड एज के भी होने की वजह से जो उनकी बॉडी की डेटियोरेट होती जा रही थी, जिसकी रिजल्ट की वजह से ये हो रहा था कि उनका माइंड धीरे धीरे अपनी कंडीशन को लूज कर रहा था। वो अब कुछ भी पुरानी बातें सोचते थे तो उन्हें सिर्फ सोच कर ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती थी, और ये फेनोमेनन ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था। पर आप ऐसा मत सोचिएगा कि टेस्ला ने काम करना बंद कर दिया था। टेस्ला काम करना बंद कर दें, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे चांद रात को चमकना बंद कर दे, और चांद की चांदनी कभी बंद नहीं होती। हाँ, कभी कम तो कभी ज्यादा जरूर हो जाती है, और बिल्कुल वैसे ही टेस्ला भी थे। टेस्ला ने अब अपनी लास्ट इन्वेंशंस पर काम करना शुरू कर दिया था। उनमें से एक था ग्राउंडेड ट्रांसमीटर। वो अब इस पर काम करना चाहते थे, और जब ये बन जाता तो इसे यूज करके अर्थ के थ्रू करंट्स को पास किया जा सकता था। इसके लिए वो अपनी लैब में रेगुलरली काम करते जा रहे थे, पर वहीं ऐसा करके वो अपने ऊपर एक प्रॉब्लम ही ला रहे थे, क्योंकि इससे वो अपने माइंड की बची हुई एनर्जी भी यूज कर रहे थे। इसका रिजल्ट ये हो रहा था कि टेस्ला जितना ज्यादा अपने काम के बारे में सोच रहे थे, अब उन्हें उतना ही ज्यादा अपनी मम्मी की याद आने लग रही थी। जी हाँ, उन्हें अब काम करते हुए अपनी मम्मी मिस होने लगी थी, और ये अचानक से नहीं हो रहा था। शायद टेस्ला भी इससे अवेयर नहीं थे, पर कहीं ना कहीं खुद को इस तरफ धकेल रहे थे, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ था टेस्ला अपनी मम्मी को हर बार ज्यादा और ज्यादा मिस करने लगे थे। पर ऐसा हो क्यों रहा था? इसका एक रीजन ये हो सकता था कि टेस्ला काम के चलते अपनी मम्मी को ऑलमोस्ट भूल चुके थे, पर शायद उनका ब्रेन नहीं। ये बात सुनने में तो अजीब सी लगती है, पर उनका ब्रेन एक तरफ तो कॉन्शियसली सभी इन्वेंशंस और मेथड्स को कैलकुलेट करते हुए काम कर रहा था, पर लगता था कि सब कॉन्शियसली साथ साथ में वो अपनी मम्मी से सेपरेटली रह रहे टाइम को भी कैलकुलेट कर रहा था। फिर एक दिन टेस्ला के पास एक मैसेज आया। ये उन मोमेंट्स में से एक था जहां पर टेस्ला एकदम टूटा हुआ फील करते हैं। मैसेज में था कि उनकी मम्मी की जान जाने वाली थी, और जब टेस्ला वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। वैसे तो ऐसा ही दर्द उन्हें अपने पापा के मरने पर भी हुआ था, पर उनकी मम्मी की डेथ शुरू में तो उतनी नहीं, पर धीरे धीरे टेस्ला के लिए बहुत पेनफुल बनती जा रही थी, क्योंकि जब वो पहुंचे तब उन्हें यह पता चला था कि उनकी मम्मी बहुत टाइम से दर्द में रह रही थी। शायद यही वो इंसिडेंट था जिसने टेस्ला के दिल में हमेशा के लिए एक होल कर दिया था, जहां पर वो मरते दम तक एक एम्प्टीनेस फील करते रहे थे। आखिर क्यों ना करें? जो इंसान उनकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था, वो उसी इंसान को एकदम भूल ही गए थे, स्पेशली लास्ट मोमेंट में भी। जो भी टेस्ला के करीबी थे वो अब लगभग सब उनसे दूर जा चुके थे। अब टेस्ला के पास कोई पर्पस नहीं था, या अभी भी कुछ करना बाकी था, शायद था। टेस्ला अब थोड़ा बहुत अपने चाइल्डहुड को याद करने लगे थे अपनी मम्मी को, पापा को, अपनी बीमारी और स्ट्रगल्स को। ये सब सोचते हुए उन्होंने खुद के लिए एक अलग ही एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दिया था।
मानो उन्हें रियलाइज हुआ था कि वो सिर्फ एक पपेट थे जो यूनिवर्सल फोर्सेस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था, जैसे कोई एक गेम का कैरेक्टर हो, और ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस उन पर तरह तरह के इंपैक्ट डाल रहा था और टेस्ला सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे। इन अदर वर्ड्स, टेस्ला ये मानने लगे थे कि उनकी कोई फ्री विल आज तक थी ही नहीं, यानी कि जैसे एक ऑटोमेशन की फ्री विल नहीं होती है। वैसे एक ऑटोमेशन का आइडिया टेस्ला के लिए कुछ नया नहीं था। इसके बारे में टेस्ला ने कुछ साल पहले ही सोच लिया था, पर कभी काम नहीं किया था। अब फिर से उन्हें इसकी याद आई तो उन्होंने अब इस पर भी काम करने के बारे में सोचा। टेस्ला ने स्टार्टिंग में एक सिंपल सा ऑटोमेशन बनाया। उन्होंने उसे जब पब्लिक में प्रेजेंट किया तो पब्लिक बहुत एंटरटेन हुई थी, ऐसी एक मशीन को देखकर जो उनके साइंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स थे। पर टेस्ला के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और शायद दूसरे फिजिसिस्ट और इन्वेंटर्स के लिए भी, क्योंकि ऐसे कुछ और ऑटोमेशंस ऑलरेडी मौजूद थे। टेस्ला ने ऐसे ही एक टेली ऑटोमेटिक मशीन की फोटो भी देखी थी जो एक बोट थी, और ये मशीन एक पर्टिकुलर रेंज में जो भी साइंस या मूवमेंट्स होते थे उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती, यानी कि कहीं ना कहीं कि ये क्या क्या देख सकती थी और क्या क्या रिएक्ट कर सकती थी, जैसे एक आदमी होता था और जैसे टेस्ला थे। पर टेस्ला ने कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था जो अगर उनकी जगह कोई और होता तो देता। मतलब कि टेस्ला ने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे, चाहे वो एडिसन के साथ करंट्स का वॉर या चाहे जेपी मॉर्गन के $1,50,000 की इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लेने का दुख हो। ऐसे ही एक लीगल बैटल टेस्ला के बाद भी चलता रहा। वो था मार्कोनी के रेडियो ट्रांसमिशन को यूज करने की फाइट। यहाँ पर यह हुआ कि पेटेंट तो टेस्ला का था, पर उसे सबसे पहले यूज करने का चांस और फिर उसके नाम पर नोबेल पीस प्राइज मार्कोनी ले गए थे। बाकी ऐसा नहीं था कि टेस्ला को सिर्फ फ्रॉड ही मिले थे। टेस्ला के दो अच्छे दोस्त भी थे। एक थे जैकब आस्टर, जिनकी डेथ 1912 टाइटैनिक में डूबने से हो गई थी, और दूसरे थे कबूतर। दोस्तों, ये बात है 1916 की। उस टाइम टेस्ला पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए थे। उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था, और उस टाइम वो अपने ऑफिस को एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट करने में बिजी रहने लगे थे। यही वो टाइम था जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के बारे में सोचा, और बीच बीच में अकेलेपन से मन बहलाने के लिए वो कबूतरों को दाना डालने लगे थे। अब बस ये कबूतर ही उनके दोस्त रह गए थे। हालांकि उनके मरने पर भी वो बहुत दुखी होते थे, पर अब उन्हें आदत सी हो गई थी। और बस ऐसे ही कबूतरों को खिलाते खिलाते टेस्ला न्यूयॉर्कर नाम के होटल के रूम नंबर 3327 में आखिरी टाइम काटते हुए 1943 में दम तोड़ गए। और जब इस आदमी की मौत हुई तो पूरी दुनिया को पता चला कि कैसे वो आदमी, जिसके नाम 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स थे, अकेला अपनी मम्मी को याद करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया था। तो दोस्तों, ये थी निकोला टेस्ला की कहानी। कैसी लगी आपको? समरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।